हेलो आर्टिस्ट। सो वेलकम टू दिस लाइव सेशन। और आपको बहुत अच्छे से पता है जो आज का हमारा लाइव सेशन होने वाला है, ये कोई नॉर्मल लाइव सेशन नहीं है। ये अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट लाइव सेशन है जो आज होने वाला है, क्योंकि आज सिर्फ मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। आज हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट है रेयांश राहुल सर, वो जुड़ने वाले हैं और हम उनसे भी बहुत कुछ सीखेंगे। ऑल्दो उन्होंने अपने आर्ट नॉलेज से बहुत से लोगों को गाइड किया है और मैं चाहता हूँ कि आज वो आप लोगों को भी इस तरीके से गाइड करें कि आप लोग भी इस पे प्रोफेशनली वर्क कर सकें। एंड मैं सर को पहले वेलकम करता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मैंने आप लोगों के क्वेश्चंस भी पिक किए हैं और मेरे पास भी काफ़ी प्रोफेशनल क्वेश्चंस हैं जो हम सर से डिस्कस करने वाले हैं। सो मैं सर को वेलकम करता हूँ, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सेशन। सो हेलो सर। गुड वेलकम इवनिंग सर, आकाश। वेलकम। कैसे हो? थैंक यू सो मच सर, आपने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया और अपने बिजी शेड्यूल में से आपने जितना भी टाइम हमारे लिए निकाला है, हम इसका भरपूर यूटिलाइज करेंगे। और डेफिनेटली। सर थैंक यू सो मच अगेन। सर आप मीन्स कैसे? अलॉट। मैं मस्त हूँ, आप बताओ। एंड सर काफ़ी मैं भी। सारे लोग यहाँ पे आ भी चुके हैं, देख के अच्छा लग यस रहा है। यस ग्रेट। यस, श्योर। सर मैं मस्त भी हूँ और मैं उससे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज, क्योंकि सर मैं ग्रेट। पर्सनली बताऊँ तो मैं बहुत सालों से आपको देखते आ रहा हूँ। बहुत सारी आपकी वीडियोस मैंने देखी है, आर्ट एजुकेशन मैंने बहुत अच्छे लेवल पे आपसे सीखा है सर। और आज आपके साथ लाइव सेशन करके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, थोड़ा नर्वस हूँ, उससे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ सर। सो नर्वस होने की कोई बात नहीं है। यस सर, मैं यस सर। एकदम चाहता था कि आपके साथ बात करूँ। आप बहुत सारी चीज़ें, एक तो क्रिएटिविटी जो आप लोगों की रहती है ना, जैसे आपने एक प्रोसेस, एक तरीका आपने शेयर किया था कि आप सामने वाले के वर्क को क्रिटिक कर रहे हो। यस तो सर, ऐसे यस कई सारी चीजें आप जो कर रहे हो, अच्छा लगता है जब आप नए तरीके से कंटेंट को प्रस्तुत करते हो ऑडियंस के सामने, तो बहुत अच्छी चीज है। तो बिल्कुल भी नर्वसनेस वाली चीज नहीं है, एकदम थैंक यू आराम से सर। खुल के बात करेंगे। जैसे सवाल है, यस जो भी सर। सवाल है, आई एम रेडी टू ओके आंसर ओके, एवरीथिंग। थैंक यू सर। एक्चुअल में सर जिस तरीके से मैं रिव्यू कर रहा हूँ, ये मुझे बेनिफिट हो या ना हो, लेकिन जिनका रिव्यू हो रहा है उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि कुछ सालों पहले मुझे भी एक आर्टिस्ट ने रिव्यू किया था और उनका रिव्यू मुझे आज तक याद है। तो मैं इससे समझ सकता हूँ कि अगर कोई सामने आपको अप्रिशिएट करता है या थोड़ा भी आपका तारीफ करता है, तो ये हमें इतना मोटिवेट करता है कि हम कुछ साल तक कंटिन्यू काम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली। ये बहुत ही पावरफुल है और इससे सिर्फ एक आर्टिस्ट का नहीं, बहुत सारे आर्टिस्ट जो उस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इससे बहुत कुछ सीख रहे हैं। हंड्रेड कि परसेंट दूसरों के वर्क से सीखना ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क हुआ। अपने वर्क से तो लोग सीख ही रहे, लेकिन अगर दूसरों से भी सीखे, दैट्स वेरी गुड। 100%। ओके सर। तो सर ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आर्टिस्टों ने पूछे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन मैंने उनमें से कुछ पिक किए हैं अच्छे क्वेश्चन। और कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो ज्यादा पर्सनल ना हो लेकिन सबकी हेल्प करे, जो आर्टिस्ट का जो एक हमारा ग्रुप है या जो एक कम्युनिटी है उसको एक हेल्प करे। और सर मुझे पता है आपका एम क्या है, कि आपको एक जो आर्ट एजुकेशन है वो ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड आपको स्प्रेड करना है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा इसी के साथ साथ जो कोई नहीं कर रहा है, दैट्स बिजनेस इन आर्ट, कि आप उसको प्रोफेशनल लेवल पे कैसे कर सको। क्योंकि मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट फेल हो जाते हैं, सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि वो इस चीज को प्रोफेशनल नजर से देखते ही नहीं है। वो सिर्फ देखते हैं मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, ड्राइंग कर रहा हूँ, और चाहते हैं कि इसी में कुछ हो जाए। पर ऐसा कुछ होता नहीं है, आप ही को करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। अभी टाइम चेंज हो चुका है, 100%। काफी टेक्नोलॉजीज आ चुकी है। सर बहुत जरूरी है मतलब आज के मेरे टाइम पास, पे। सर हम स्टार्ट करते हैं। सर ठीक सबसे है। पहले तो आप सर अपनी जर्नी बताइए कि कब आपको लगा कि आपको आर्ट पसंद है। और इससे पहले आपका कुछ और गोल था क्या बचपन में, कि नहीं मैं बड़ा होके ये बनूंगा, और बीच में आपने टर्निंग लिया कि नहीं मुझे आर्ट ज्यादा पसंद है। कुछ आप अपने बारे में बताइए सर। आकाश, जर्नी तो लगभग सबकी मेरे ख्याल से सेम ही रहती है, जितने भी आर्ट के लवर्स हैं। बचपन में आर्ट वर्क करता था, स्कूल में दोस्तों के साथ। तो उस समय हॉबी के लिए करते थे, मज़ा आता था। उस समय ये पता ही नहीं था कि हॉबी क्या होता है, पैशन क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है। वो सब उस समय वर्ड्स ही नहीं थे। अपन तो ऐसा था कि पेपर मिल गया, स्केच करना शुरू कर दिए, ड्राइंग करना शुरू कर दिए, तो वो हर दिन वो चलता था। तो ये चीज़ चलती रही पूरे स्कूल के पूरे टाइम पे। ये चीज़ चलती रही। स्कूल में जब भी कोई कंपटीशन होता था,
तो मैं उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता था। उस सिचुएशन में एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि जो मेरे फादर हैं, जो मेरे पापा हैं, वो मेरे को बहुत पुश करते थे कि मैं ये चीज़ करूं। एक छोटी सी कहानी है, ये चीज़ यस यस मैं शेयर करता हूँ। ये चीज़ मेरे को भी बहुत कुछ महीनों पहले पता चली, क्योंकि मेरे पापा मेरे साथ शेयर कर रहे थे। यस। मैं बहुत छोटा था, इसलिए मेरे को याद नहीं थी वो कहानी। जो वो शेयर की तो मेरे को अच्छा लगा कि चलो अच्छी बात है। क्लास 1 या 2 की बात है, मेरे को याद नहीं था ये। तो मेरे पापा बताया मेरे को कि एक बार स्कूल के प्रिंसिपल से फ़ोन आया कि जल्दी आइए। और पापा एक बार के लिए डर गए कि कुछ हो तो नहीं गया बच्चे के साथ कुछ। एक बार के लिए पेरेंट्स यस घबरा जाते हैं। तो वो जाके देखे तो प्रिंसिपल ने बताया कि ये आपका बेटा इतने घंटों से मेरे ऑफिस में स्केचिंग कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। सारे बच्चे अपनी क्लास में हैं, ये बस ड्राइंग कर रहा है और जिद कर रहा है कि मुझे ये करना है, करना है। तो कहीं ना कहीं वो एक आइडिया मिल जाता है ना कि इस बच्चे को इसमें इंटरेस्ट है, इस चीज को, या इसको इसमें थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं। तो मेरे पापा ने मेरे को बहुत उस चीज़ के लिए सपोर्ट किया। और कहीं ना कहीं मैं जो आज फील करता हूँ वो इस पूरी पूरी कहानी पर डिपेंड भी करती है कि आज भी जितने ऐसे एस्पायरिंग आर्टिस्ट को मैं देखता हूँ जिनके पास अगर कोई सपोर्ट नहीं है, किसी के पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, किसी के नहीं करते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा फील होता है कि जब हम लोग को लगता है ना कि कोई पर्सन अच्छा कर सकता है, तो उसको वो मोटिवेशन मिलना जरूरी है, सही टाइम पे वो पुश मिलना जरूरी है। राइट। तो कहीं ना कहीं आज जो मैं हूँ उसके पीछे वो बचपन की कहानी बहुत मैटर करती है कि उस समय क्या क्या हुआ था। डेफिनेट। तो ये चलता रहा। बहुत सारे आर्ट के कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट करता था, जीतता था कई बार। दूसरे इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन्स होते थे, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते थे, वहाँ जाते थे हम लोग। तो आर्ट के वजह से बहुत ज़्यादा मौके भी मिले स्कूल से बाहर निकलने के, बाहर जाने के, कॉम्पिटिशन्स में और भी आर्ट लवर्स को देखने के। लेकिन उस समय प्रोफेशनल बनने का गोल नहीं था। उस समय बस मज़ा आता था मजा कि आता था। राइट। बनाओ, बस यस क्रिएट करते जाओ, बस वो मजा था बस। और कोई थॉट नहीं था अर्निंग करना है, ये करना है, वो करना है। दोस्त बोल रहे हैं भाई ये ड्राइंग बना दे, मैं वो बना रहा हूँ, ये बना दे, वो बना रहा हूँ, तो मजा आता कहीं था। से भी रेफरेंस मिल जाए बस वो बनाने में मजा आता था। रिफरेंस के साथ हिसाब से भी और खुद से भी। खुद से मतलब कई भी। बार ऐसा होता था, जैसे बचपन में हम लोग करते हैं कि एक थॉट आया कि एक लड़का है वो पेड़ पे खड़ा होकर आम तोड़ रहा है, एक ये राइट। इमेजिनेशन है। तो बचपन में एक बच्चा बना रहा होता है कि पेड़ बना दिया, ठीक है, अपने हिसाब से वो ट्राई कर रहा है। तो वो चीजें चल रही होती थी। अभी भी मैं अपने एलकेजी यूकेजी के वर्क्स को अभी भी संभाल के रखा हुआ हूँ, तो अभी भी देख के याद आता है कि राइट। ऐसा कुछ टाइम था। लेकिन क्लास 10 तक ये कहानी चली। क्लास 10 तक मैं बहुत इंटरेस्ट के हिसाब से और हॉबी के हिसाब से और मजे के हिसाब से बनाता था। 10th के बाद जब मैं 11th क्लास में आया तो मुझे फील हुआ कि थोड़ा जिंदगी में सीरियस हुआ जाए। राइट। अभी तक तो मैं मजा कर रहा हूँ, खेल अभी रहा तक हूँ, तो कूद रहा हूँ। रिटायरमेंट। और सिर्फ आर्ट नहीं करता था, मैं हर चीज करता था। मैं फुटबॉल खेलता था, मैं क्रिकेट खेलता था, मैं स्केटिंग्स करता था प्रॉपर। डांस में मेरा इंटरेस्ट था, तो 10th क्लास में मैंने प्रॉपर डांस भी किया है अपने फंक्शंस वगैरह में, कॉम्पिटिशन्स वगैरह में। तो जो भी आर्ट फॉर्म लगता था मेरे को सब में इंटरेस्ट था। कोई स्पोर्ट्स चल रहा है उसमें इंटरेस्ट था, मेरे को सब में इंटरेस्ट था। 10th के बाद 11th में मैंने कॉमर्स लिया, क्योंकि साइंस और कॉमर्स दोनों के लिए मैंने फॉर्म भरा था, बट कॉमर्स में सिलेक्शन हो गया गलती से, तो मुझे लगा चलो देखते हैं। फिर कॉमर्स में गलती से मैं पहली बार फर्स्ट आ गया जिंदगी में। तो अच्छा सा लग गया कि यार आज तक तो हम लोग पढ़ाई में उतना सीरियस नहीं थे, पहली बार थोड़ा सीरियसनेस दिखाया तो फर्स्ट आ गया, अच्छा लगा। तो फिर मैं सीरियस हो गया पढ़ाई को लेके। तो 11th 12th में मैं पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस था, बहुत सीरियस। उस समय आर्ट पूरा छूट गया था, कभी कभार बना लिया, कभी कभार 10 मिनट स्केच कर लिया, लेकिन प्रॉपर पढ़ाई में मैं सीरियस हो गया था। 12th के बाद फिर मैं सीए कर रहा था। उस समय मेरा ओके। थॉट था कि सीए बनूंगा मैं, और सीए का मेरा सीपीटी क्लियर भी हो गया था। लेकिन फिर ऐसा फील हो रहा था ना कि 11th 12th 2 साल तो मैं बहुत एफर्ट डाल दिया कि राइट। प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस। मतलब पढ़ाई के ऊपर 11th 12th में। लेकिन उसके बाद ये फील हुआ कि और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा, मतलब इन चीज़ों पे मैं बहुत ज़्यादा ज़िंदगी भर काम करूंगा ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा मेरे को। कि ज़िंदगी भर आगे भी अकाउंट्स पढ़ता रहूं, इकोनॉमिक्स पढ़ता रहूं, ठीक नॉट है, माई बिजनेस टेस्ट। स्टडीज़ पे पढ़ता रहूं, तो वो मज़ा नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने घर में बताया कि ये वाला मेरा थॉट है, मेरे को आर्ट की फील्ड में जाना है। उस समय फिर कई सारे एनिमेशंस वगैरह के ऊपर भी मैं सर्च करता था क्या क्या हो सकता है। फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं सीए छोड़ूंगा और आर्ट को ही प्रॉपर करूंगा। तो ये
सिचुएशन रही थी। ओके सर। यानी कि आपकी बातों से सर मुझे दो चीज तो पता चला कि पेरेंट्स का या तो किसी का सपोर्ट अगर मिल जाए बचपन में आप जो कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा, मैटर करता है, मैटर बहुत करता मैटर है। करता है। पर सर अभी के टाइम में बहुत सारे ऐसे क्वेरीज आते हैं कि पेरेंट्स बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आप उस आर्टिस्ट के लिए भी कुछ सजेशन देना चाहेंगे और उन पेरेंट्स को भी कुछ कहना चाहेंगे आज के टाइम के अकॉर्डिंग, कि अब वो पहले वाला टाइम नहीं है कि सिर्फ ड्राइंग कर रहा है तो वो पेंटर बनेगा। अभी बहुत ज्यादा स्कोप है, अगर वो ड्राइंग कर रहा है तो एनिमेशन इंडस्ट्री, आर्किटेक्ट, ज्वेलरी डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, फिल्म इंडस्ट्री, बहुत जगह जा सकता है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे उन पेरेंट्स को, जो कि वो बच्चे अपने पेरेंट्स को भी समझा पाए। देखो, इसके पीछे ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं आकाश। एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझते हैं और प्रैक्टिकली समझते हैं। पहली चीज़ तो ये कि पेरेंट्स अगर सपोर्ट करें तो वो चीज़ मैटर करती है। क्योंकि क्या होता है, बचपन में एक बच्चा का कॉन्फिडेंस इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके पेरेंट्स उसको कैसा ट्रीट कर रहे हैं। अगर डजेंट मैटर आपके पेरेंट्स आपको फाइनेंशियली कितना सपोर्ट करें या आपको सुविधा कितनी ला के दें, लेकिन मेंटली अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे को ये बोल देता है ना कि बेटा या बेटी जो तू कर रही है वो उस पर दिल लगा के काम कर, या इस चीज के ऊपर तू अपना एफर्ट्स डाल। अगर कोई पेरेंट थोड़ा सा भी अपने बच्चे को पुश करता है और बच्चे का एक कॉन्फिडेंस बचपन में डेवलप होना शुरू हो जाता है, तो कल के डेट में उसको बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते भी हैं तो उसको लगता है कि हाँ, वही है, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी। कर लूंगा, एक क्योंकि अंदर मोटिवेशन। से वो मजबूत है। यस। दुनिया वाले दुनिया वाले हजार तरीके से आपको डिमोटिवेट करेंगे। आपको कोई और कुछ और बोल देगा, उतना हर्ट नहीं होगा, लेकिन अपने पेरेंट्स अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो चीज़ एक डेफिनेटली। वीकनेस बन जाती है। तो ये चीज़ पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों को। और ना, प्रॉब्लम ये भी है कि पेरेंट्स को हम लोग पूरा भी गलती नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो, बिल्कुल, वो भी हम तो लोग ही भलाई पढ़े, चाहते हैं। हम लोग ही आगे चल के पेरेंट बनते हैं। हाँ। पेरेंट ऐसा तो नहीं है कि उनके अंदर सब कुछ परफेक्टली उनको नॉलेज है। ये- वही बच्चा है जो बड़ा होके पेरेंट बनेगा। तो हाँ हाँ। हर बच्चे को अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करना, उनका उसका विजन ओपन होना जरूरी है, तब जाके वो अपने बच्चे को गाइड कर पाएगा। अगर राइट। मेरे को ही क्लैरिटी नहीं है कि हाँ किसी भी फील्ड में स्कोप बनाया जा सकता है, अगर कोई पर्सन बाल काट रहा है, तो मैं अगर विजन रखता हूँ कि ये बाल काट रहा है, बाल के इस फील्ड में वो टॉप का हेयर स्टाइलिस्ट बन सकता है, अगर मेरा वो विजन है, यस। तब कल के डेट में बच्चे को मैं बता पाऊंगा। अगर मेरा वो विजन नहीं है तो मैं बच्चे को भी नहीं, वो पास ही नहीं कर सकता वो इन्फॉर्मेशन। तो बहुत जरूरी है कि एक तो हमारे पेरेंट्स के पास, सबके पेरेंट्स का अपना अपना जर्नी रहा है, वो अपनी जर्नी के हिसाब से आपको ट्रीट करते हैं। अब जो करना चाहिए था, जरूरी था, हम समझते हैं, लेकिन जो हो चुका उसको बदल नहीं सकते। तो बिल्कुल। एक तो ये कि जो पेरेंट्स की जर्नी है, पेरेंट्स का सिचुएशन है, आप उसको समझ जाओ ताकि आपको इतना ऐसा ना फील हो कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे ही पेरेंट ऐसे किए हैं क्यों हैं। आप समझ जाओगे तो आपको उतना हर्ट फील नहीं होगा, आप उसको नॉर्मल लोगे, पहला। यस। दूसरा, आप अपने तरफ से कितना एफर्ट डालते हो। अगर मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते तो मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उनको ये समझा पाना या इस चीज में स्टडी करना कि मैं क्या खोजूं, इस फील्ड में क्या क्या हो सकता है, मैं खुद सोचूं, खुद पता लगाऊं, उसके बाद उस चीज को पेरेंट को समझा सकूं। यहाँ पे कम्युनिकेशन, उनके साथ बात करना, उनके साथ डिस्कशन करना मैटर करता है। हमारे साथ कई बार हमने ये वाला सिचुएशन देखा है कि कई सारे पेरेंट चाहते हैं सपोर्ट करना, वो करते नहीं है, चाहते हैं, लेकिन अगर बच्चे प्रॉपरली उनको समझा सकें, बता सकें, तो वो कर जाते हैं, कर लेते हैं। कई बार बच्चे सोच के बैठते हैं कि पेरेंट तो हमें सपोर्ट नहीं ही करेंगे, करने के पहले लिए ही तैयार है सोचना। अगर आप प्रॉपरली बताओ, समझाओ। तो एक ये चीज मतलब मैटर करती है। मैं ये समझ सकता हूँ आपके पहले आंसर से भी और अभी के आंसर में भी एक चीज कॉमन है कि एक्सप्लोरिंग माइंड बचपन से ही होना चाहिए। बहुत तो जरूरी वो है। पेरेंटिंग के टाइम में भी बहुत यूजफुल होता है। राइट। आर्ट, एक्सप्लोरिंग हमारी वाला माइंड जिंदगी भी थोड़ी बहुत आर्ट है ना। इंपॉर्टेंट आर्ट का मतलब है। सिर्फ पेंटिंग थोड़ी है कि हम पेंटिंग बना दिए तो आर्ट आर्ट हो गया। आर्ट पूरी राइट। लाइफ में, आप अभी कैसे सोचते हो, आप कल के कैसे, क्योंकि पूरी जिंदगी के बीच में हम आर्ट आर्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम जिंदगी से अलग होके आर्ट नहीं बनाते, हम जिंदगी के साथ इन्वॉल्व होके आर्ट बना रहे हैं। अगर मैं पेंटिंग कर रहा बिल्कुल। हूँ, इधर पेरेंट्स के साथ झगड़ा हो गया, तो वो चीज मेरे काम पे इम्पैक्ट डालेगी, मेरी पर्सनल बिल्कुल। लाइफ बिगड़ेगी। तो हर डेफिनेटली। चीज को लेके चलना, हर चीज को समझते हुए चलना बहुत जरूरी है। तो ये पूरी जिंदगी है हमारी, कि आप आर्ट कर रहे बिल्कुल हो सर। तो आपके रिलेशनशिप्स आप कैसे हैंडल कर रहे हो, आपका थॉट कैसे विकसित हो रहा है, क्योंकि वो उस थॉट के बेस में आप अपना फ्यूचर डिसाइड करने वाले हो। सब चीज डिपेंड करती है, सारी चीजें। थैंक यू सर।
अच्छा सर, अभी तक का जो आपका जर्नी है, वहां पे आपको सबसे बड़ा चैलेंज किस टाइप का मिला? मतलब कहाँ पे आपको लगा कि ये बहुत ही खतरनाक लेवल है, और उसको आपने ओवरकम कैसे किया? अभी तक का सबसे बड़ा चैलेंज हम जानना चाहेंगे कि एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट किस तरीके से एक चैलेंज को देखता है और उससे ओवरकम कैसे करता है। यहाँ पे बात सिर्फ आर्ट के फील्ड की नहीं है, यहाँ पे बात इंडिविजुअली कोई भी इंसान हो। जैसे। स्पेशली मेरे केस में जो सबसे बड़ा चैलेंज था, सबसे बड़ा, वो पढ़ाई छोड़ के आर्ट में जो शिफ्ट लेने का टाइम था। क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा कर रहा था, सब कोई खुश थे कि हाँ ये पढ़ाई कर रहा है, इसको तो इसी पे जाना चाहिए, सब उसमें, सब उसी में सब का थॉट था। जो मेरे रिलेटिव्स थे, जो मेरे आसपास के जितने भी लोग थे, कि इसी में कर, इसी में कर, इसी में कर। अब उन सब को मना करके एक ऐसी फील्ड में शिफ्ट करना जिसके ऊपर मुझे कोई क्लैरिटी नहीं है फ्यूचर में क्या होगा, ये जो बीच का जो गैप था ना, ये जो छोटा सा वो टाइम था कि इससे शिफ्ट होके इसमें जाना, वो सबसे बड़ा चैलेंज था। क्योंकि वहां पे क्या होता था, डेली डेली एक प्रॉब्लम से हम लोग जूझते हैं कि क्या उसको वापस कर लूं मैं, क्या जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, क्या सेल्फ मैं डाउट। उसको छोड़ दूं। सेल्फ डाउट बहुत बड़ा रहता है वहां पे, बहुत बड़ा। यस सर, और आप डेफिनेटली। अकेले तो लड़ रही हो, 100 लोग और आपको मना कर रहे हैं कि मत कर, मत कर, हम्म। मत कर, मत कर। और आप दिन रात स्ट्रेस में हो कि यार जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो भी ये सोचेगा कि मैं जो कर रही हूँ या जो मैं कर रहा हूँ वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो मैं पहले कर रहा था क्या वो सही था, क्या मैं इसको छोड़ दूं क्या। वो स्ट्रेस का टाइम बहुत बड़ा है। एक बार आप उसको पार कर जाते हो कि अब पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है, जो मैं यस। कर रहा हूँ वो सही है, इसमें मुझे ग्रोथ दिख रही है, मुझे इंप्रूवमेंट दिख रहा है, अंदर से फीलिंग आना शुरू हो जाता है कि जो मैं जा रहा हूँ ठीक जा रहा हूँ, तो अब वहां से स्ट्रेस कम होना शुरू होता है। फिर तो आप चलते चले जाओगे आगे। और वो एक ये सबसे भी बड़ा है कि चीज है। अगर मुझे क्लैरिटी है तो मैं पेरेंट्स को भी मना सकता हूँ। अगर हंड्रेड मुझे परसेंट पता है कि इसमें 100% पॉसिबिलिटीज हैं, तो मेरे लिए उनको मनाना भी बहुत इजी हो जाता है। बहुत सारे आर्टिस्ट को तो खुद ही क्लैरिटी नहीं है कि मैं ये कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो खुद में क्लैरिटी होना भी बहुत जरूरी है। और आपका जो चैलेंज है वो एक तरह का आपके लिए रिस्क भी था, कि अगर वो हंड्रेड नहीं होता परसेंट है तो वो रिस्क भी है आपके लिए। और रहता आपने ही है। रिस्क लिया, तब आप यहाँ पे है। तो डेफिनेटली चैलेंज तो आएगा ही, और रिस्क भी लेना पड़ेगा टाइम टू टाइम, अगर आपको कुछ खुद के लिए बड़ा करना है। और ना वो स्ट्रेस के टाइम पे मैं बहुत चीजें सुनता था, बहुत सारी चीजों को अपने आप को मनाने के लिए। तो एक लाइन थी जो भगवत गीता के बहुत सारे समरीज और वो सब मैं सुनते रहता था। तो उसमें एक लाइन थी, वो एक क्लिप था जिसमें कृष्ण जी का ये लाइन था कि देखो, एक सिचुएशन होता है जहां पे आप सोचते हो कि ये लड़ाई करनी है कि नहीं करनी है। आप ये सोच रहे हो, ये लड़ाई करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। जैसे ही आप उतर गए लड़ने, आपने बोला ठीक है लड़ते हैं, और आप उतर गए लड़ने, उसके बाद फिर नहीं सोचना है कि लड़ूं कि नहीं लड़ूं। अब लड़ने उतर चुके हो, अब लड़ना ही है और ऑप्शन नहीं बचा। उसके बाद लड़ने उतरने के बाद अगर आप ये सोच रहे हो कि लड़ूं कि नहीं लड़ूं, तो वो टाइम वेस्ट है। ये चीज राइट। बहुत मेरे को एक वो मिला था कि एक बार डिसीजन ले लिया कि ले मुझे लिया आर्ट में तो जाना है, क्लियर हो गया, उसके बाद 50 बार डर लगेगा करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, और नहीं, वो टाइम वेस्टेज है। एक बार आ चुके हो फिर आओ, फिर अंदर घुसना है उसके अंदर। मतलब ओवर थिंकिंग कम, एग्जीक्यूशन पे भी ध्यान देना है, सिर्फ 100%। सोचना ही नहीं है बैठ के कि करूँ नहीं करूँ। ओके सर। सर अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं जानना चाहूंगा कि सर आपका रूटीन क्या होता है, डेली रूटीन? रूटीन आप अभी जब बहुत। उठते हैं, आपका क्या प्रायोरिटी होता है कि मुझे ये 2 काम तो है जो रेगुलर करने ही है, या 3 काम है? आपका एक ओवरऑल रूटीन किस तरह का होता है, ये जानना चाहूंगा। अभी का रूटीन बहुत अलग है मेरा आकाश, पहले का रूटीन बहुत अलग था, और टाइम ओके के सर। साथ रूटीन चेंज होते रहता है। तो बिल्कुल। अभी जितने भी लोग मेरे से कनेक्टेड हैं या मेरे को देखे हैं या जो लोग पहली बार भी देख रहे हैं, अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजनेस वाले पार्ट में इन्वॉल्व हूँ। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर के हिसाब से अभी हम लोग का लाइफ चल रहा है। अभी मैं उतना टाइम आर्ट को नहीं दे पाता जितना मैं शुरू में, जब मैं आर्ट सीख रहा था, सीखते तो खैर हम लोग जिंदगी भर रहेंगे, लेकिन उस समय जो मेरा शेड्यूल था, उस समय का रूटीन और अभी के रूटीन में बहुत फर्क है। तो अभी वाला रूटीन अभी किसी को मैं रेकमेंड नहीं करूंगा जब तक आप ये चीजें ना कर रहे हो, फिर भी मैं शेयर कर देता ओके हूँ। सर। यस सर। पहले का मेरा रूटीन ये था, जब मैं 12th कंप्लीट कर लिया था और सीए छोड़ के मैं ये सोच रहा था कि मैं आर्ट करूं, उस समय का रूटीन मेरा ये था कि मैं
सुबह उठ के नॉर्मल फ्रेश व्रेश हुआ, रेडी वेडी हुआ, प्रैक्टिस करना शुरू किया। उस समय हम लोग उड़ीसा में रहते थे, ये बात है 2016-17 की। उस समय मेरा रूटीन बहुत टाइट था। सुबह उठ के मैं सिर्फ पेंटिंग करना शुरू करता था। उस समय मैं बीकॉम कर रहा था और हम लोग कॉलेज नहीं जाते थे। मैं दिन भर घर में रहता था और प्रैक्टिस ही करता था। तो मैं सुबह उठ के और प्रैक्टिस करते समय मैं देखता था कि और आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं, कहाँ पे क्या स्टडीज चल रही है, वो सब थोड़ा चेक करता था मैं और प्रैक्टिस करता था। तो उस मेरी जितनी भी पेंटिंग्स हैं वो 2-3 साल की वो भरी पड़ी है। वो मेरा मेन टाइम था प्रॉपर घुस के काम करने का। तो उस समय मेरा रूटीन था कि मैं सुबह से शाम तक प्रैक्टिस करता था। बीच में बस एक खाना खाने के लिए उठता था मैं। शाम तक प्रैक्टिस चलती थी। रात को मेरा एक दोस्त था, वो जो मेरे साथ अभी भी है, हम लोग अभी साथ में वर्क भी करते हैं। तो हम लोग बस 1 घंटा 1.5 घंटा घूम के आते थे, थोड़ा माइंड फ्रेश हो सके। उसके बाद वापस आके वापस प्रैक्टिस। तो कम से कम 10 घंटा मिनिमम प्रैक्टिस चलती थी उस वक्त। ये उस समय का रूटीन था। उसके बाद हमारी फैमिली शिफ्ट हो गई 2018 में। जब फैमिली शिफ्ट हुई तो हमारे पास बहुत ही फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि हम लोग उड़ीसा का घर हमारा था, उसको छोड़ के हम लोग यहाँ पे आए ये सोच के कि दूसरे शहर जाएंगे। छोटी सी जगह थी, वहाँ पे प्रेशर भी बहुत पड़ता था। आसपास के लोग बहुत ज़्यादा ताना देने वाले, ऐसा सिचुएशन भी था। तो एक था कि शिफ्ट करते हैं जगह। पापा को भी थॉट था कि शिफ्ट करना है। तो जैसे शिफ्ट हुई, क्योंकि काम चला गया, पापा का भी काम था, वो सब शिफ्ट हो गया, तो एक बहुत फाइनेंशियल प्रेशर था। तो 2018 में ये सिचुएशन थी कि मेरे को अर्निंग करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं था। तो जब ये सिचुएशन थी तो मैंने बच्चों को आर्ट सिखाने से शुरू किया था, ताकि थोड़ी अर्निंग भी वहां से होती रहे। मेरा उस समय पैशन नहीं था टीचिंग, मेरा उस समय इंटरेस्ट नहीं था, बस मैं सिखा रहा था ताकि एक ज़रूरत थी वो। और मुझे कमीशन वर्क भी मिलते थे कभी कभी। सोशल मीडिया तो मैंने खैर 2019 में शुरू किया, लेकिन कमीशन वर्क मिल गए, किसी कंपनी से मिल गए, तो एक आध कमीशन वर्क। तो उस समय मैं 3 चीज़ करता था। ये मेरा 2018, 19, 20 का रूटीन है। उस समय मैं ये करता था कि सुबह उठता था, फ्रेश होता था, कमीशन वर्क पे काम करता था। उसके बाद दोपहर को अपनी प्रैक्टिस करता था। उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद 1-2 घंटे थोड़ा सा सोशल मीडिया, थोड़ा सा गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ये सब थोड़ा बिजनेस के ऊपर चीज़ें सीखना शुरू करता था हल्का फुल्का। उसके बाद शाम को मैं अपनी एकेडमी रन करता था। 5 बजे से शुरू होती थी, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 2 से 3 बैच रन होते थे। उसके बाद 8 बजे से मैं कमीशन वर्क करता था। और खाना खाने के बाद रात के 2, ढाई, 3 बजे तक कमीशन वर्क चलते थे। तो प्रैक्टिस, लर्निंग, कमीशन वर्क, एकेडमी, कमीशन वर्क, फिर सोना। तो उस समय मैं मैक्सिमम 5 घंटे सोता था। ये 2018-19 का टाइम है। उस समय का ये रूटीन था। उसके बाद जब कोविड आया तो मैंने थोड़ा सा आर्ट के बारे में स्टडी करना शुरू किया कि क्या क्या है फील्ड में, क्यों है, कैसा है, क्या है। तब जाके आज जो मैं ये सब शेयर करता हूँ बिजनेस उजनेस का, जो आप लोग सुनते हैं, उस समय एक्चुअल में मैंने उस समय पढ़ना शुरू किया था कि ये चीज़ क्या है, क्यों है। तब थोड़ी चीज़ें समझ में आई कि क्या क्या करना चाहिए आर्ट की फील्ड में, क्या क्या होता है, या वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है, दूसरे आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनली क्या काम चल रहा है। तो आज का रूटीन काफ़ी अलग है। राइट। आज ऐसा है कि सुबह उठ के फ्रेश होके एक्सरसाइज वगैरह किया। एक्सरसाइज वगैरह करके मैं पहले डेली के टास्क चेक करता हूँ। अभी हमारी टीम है काफ़ी अच्छी खासी, तो 15 लोगों की टीम है। तो सबको क्या टास्क हैं, सब कोई क्या क्या काम करने वाले हैं, वो सब मैं चेक करता हूँ। हर सैटरडे हमारी टीम मीटिंग्स चलती है, तो वो टीम मीटिंग मैं देखता हूँ कि बाकी लोगों का हर हफ्ते का क्या गोल है, वो सब हम लोग देखते हैं। फिर किसी दिन शूट्स का टाइम रहता है तो शूट चलते हैं, 4-5 घंटे शूट चलते हैं कंटिन्यूस। किसी दिन शूटिंग वाला टाइम रहता है, किसी दिन ये टाइम रहता है कि मुझे कोई डेमोन्स्ट्रेशन रिकॉर्ड करना है। तो भले वो स्केचिंग का हो सकता है, ऑयल पेंटिंग का हो सकता है। तो वो डेमो रिकॉर्ड करते समय मेरा आर्टवर्क मेनली बन रहा होता है। इसके अलावा मेनली जो बिजनेस रिलेटेड जितने भी काम्स हैं उन सबको मैं चेक कर रहा होता हूँ। कुछ नए स्किल्स सीखने हैं। मान लो अभी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ ऐप्स वगैरह के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे हे जैन और अभी कुछ ऐप्स अभी चल रहे हैं, तो उन सबको देखना है, तो वो चल रहा है। इसके अलावा फिर कुछ मेरा टाइम रहता है प्लानिंग को लेके कि आने वाले टाइम में हमें किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम करना है। तो अभी हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जहाँ पे इंडिया भर के हम आर्टिस्ट को कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक चल रहा है हमारा। एकेडमी से रिलेटेड कुछ वर्क्स रहते हैं, वो देखना रहता है। कई बार टीम को कुछ कुछ जगहों पे प्रॉब्लम आ रही होती है, तो वो चेक करके उनको समझाना रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अभी का शेड्यूल बहुत अलग है पहले के शेड्यूल से। राइट। पर एक चीज कॉमन मुझे दिखा, एक नहीं दो चीज। एक्सप्लोरिंग वाला माइंड तभी भी आपका था, वो अभी भी है। हार्ड वर्किंग आप तभी भी करते थे और अभी तो लग रहा है उससे ज्यादा करते हैं।
तो हार्डवर्क तो ये चीज नॉर्मल है, तो हार्डवर्क तो होना ही चाहिए। मेरे एक मेंटर से मैंने सीखा था ये चीज कि दुनिया में कोई भी ना आपको कॉपी कर सकता है। राइट। आप कैसे बात कर रहे हो, आप कैसे आर्टवर्क बना रहे हो, आप क्या काम कर रहे हो, दुनिया में हर चीज आपका कॉपी हो सकता है, लेकिन कोई आपका वर्क वर्क एथिक्स कॉपी नहीं कर सकता। आपके काम करने का जो एथिक्स है कि आप कैसे काम करते हो, राइट। उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। हर चीज कॉपी हो सकती है, वर्क एथिक्स कॉपी नहीं होना चाहिए। ऐसा आपको हार्डवर्क करना है, तो वो बहुत मैटर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बहुत। और सर आपका मैंने देखा है, मैंने आपको फॉलो किया और मैं आपके रेगुलर वीडियोस तो आपको पता है बहुत पहले से देखते आ रहा हूँ। आप रेगुलर है सर, हर दिन या कभी कभी बाई चांस एक दिन, लेकिन आप रेगुलर है। इस कंसिस्टेंसी को आप कैसे मेंटेन करते हैं? क्योंकि अभी जो बच्चे भी है ना, जो छोटे हैं या जो बड़े भी है, वो वीडियो बनाना छोड़िए, वो डेली आर्ट भी नहीं कर पाते, बैठ के स्केचिंग भी नहीं कर पाते और बोलते हैं कि मुझे जल्दी इंप्रूवमेंट चाहिए। लेकिन आप अभी भी इस चीज को कंसिस्टेंट रख रहे हैं, तो आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे करते हैं? और जो नहीं कर पाते उनको क्या सजेस्ट करेंगे? कंसिस्टेंसी ना आकाश, देखो जितने भी लोग हैं, एक चीज तो है, बहुत सारी चीज हम लोग के हाथ में नहीं है। हम लोग का कंटेंट अच्छा जाएगा, नहीं जाएगा, अम, किसी चीज में रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे, बहुत चीजें अपने हाथ में नहीं है। बट कंसिस्टेंसी ही एकमात्र ऐसी चीज है जो हम लोग के कंट्रोल में है। आप कितना ग्रो करोगे, इसको चेक करने के लिए आप इस बात को देख लो कि आप कंसिस्टेंट कितने रहे हो लाइफ में। आप कितना भी टैलेंटेड हो, आप कितने भी आपके पास चीज़ें हो, सुविधाएं हो, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो कोई फायदा नहीं है किसी भी चीज़ में। कंसिस्टेंसी ही ये शो करती है कि आप आगे जाओगे कि नहीं जाओगे। बिल्कुल। तो मैं कितना कर अपने रहा हूँ ऊपर है किसी वो। वर्क को, बहुत डिपेंड करता है कंसिस्टेंसी। मैं कह सकता हूँ कि कुछ दो तीन चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसमें से एक है कंसिस्टेंसी। अगर आपको करना है तो कंसिस्टेंस रहिए, आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। आप चाहते हो सच में करना तो आप कंसिस्टेंट रहिए, इसके लिए आपको कोई अलग से थोड़ी मोटिवेट करेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आपके अंदर कितना वो एम्बिशन है, कितनी आग है, उसी हंड्रेड पे आप परसेंट कंसिस्टेंट है। नहीं तो फिर आपको कोई भी बाहर से आके कुछ भी बोल दे, आप किसी एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड नहीं रह सकते जब तक आपके अंदर से वो आवाज ना है कि मुझे करना है तो करना है। राइट। थैंक यू सर। आगे कुछ और क्वेश्चंस है? वैसे मैंने आपका देखा, आप तीन तीन आप आपका 3 3 आवर्स का भी लेक्चर है, मैंने यूट्यूब पे सुना भी है। तो पहले तो मैं ये सोच रहा था कि सर से मैं ऐसे कंटिन्यू क्वेश्चन पूछूंगा, कहीं सर थक ना जाए। फिर मैंने देखा कि सर तो काफी देर तक एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो कोई इसका इशू नहीं है। ओके। तो सर आप एक चीज देखे होंगे कि एक साइकिल होता है आर्टिस्ट का। अभी जैसे मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, मुझसे ड्राइंग अच्छी बन रही है 4 5 दिन, तो मेरे अंदर भर भर के मोटिवेशन आता है कि मैं ये बना दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसे करियर बना लूंगा। फिर क्या होता है ना, वो साइकिल खत्म होता है और फिर कुछ दिन ऐसा आता है जब अच्छे से ड्राइंग नहीं बन पाती है, चाह करके भी वो मोटिवेशन नहीं आता। तब वो ऐसा डिसीजन लेते हैं कि नहीं अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ड्राइंग छोड़ देता हूँ, अब मैं पढ़ाई। मतलब वो मैच्योरिटी की कमी आती है आर्टिस्ट में। कभी कभी वो खूब ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, जब नहीं बनता तो बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो वो मैच्योरिटी कैसे लाए, एक अंडरस्टैंडिंग कि हाँ ये चीज नॉर्मल है, कभी बन सकता है, कभी हो सकता है वो अंदर से मोटिवेशन ना आए, तो इसको नॉर्मल समझना है। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहली चीज़ तो ये एकदम नॉर्मल है। कभी भी ऐसा फील हो कि आज मन नहीं कर रहा, या अम, अब वो मेरे अंदर बात नहीं आ रही, वो आग नहीं आ रही, वो अलग अलग जो फीलिंग रहता है वो नॉर्मल है। तो अगर आप इसको नॉर्मल ले लोगे तो आप अपने आप को कोसना बंद कर दोगे कि ये मेरे साथ ही हो रहा है। आप मान लो कि ये सबके साथ होता है। अब रही बात, ये चीज़ सबके साथ होती है, कुछ लोग उसके बाद कंटिन्यू कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। जो कंटिन्यू कर लेते हैं उसमें कुछ चीज़ें आती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे फील होती है या मेरे साथ जो रही है, वो सबसे बड़ी चीज़ कि आपका सेक्रीफाइस क्या रहा। जैसे फॉर एग्जांपल, जब मैंने 12th कंप्लीट करके सीए जब मैं छोड़ दिया था, और जब मैं आर्ट ले रहा था या उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहा था, तो एक फीलिंग थी ना कि वो चीज़ मैं छोड़ के आया हूँ, कुछ चीज़ें छोड़ के आया हूँ। अब मेरे पास एक प्रेशर है कि अब मेरे को यही फील्ड में काम करना ही पड़ेगा। मैं ये डिसीजन खुद के वजह से लिया हूँ। कल के डेट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बोलूँ कि नहीं यार, ये किसी और की वजह से हुआ या तेरी वजह से ऐसा हुआ। मैं खुद की वजह से लिया हूँ। और कोई अगर कल के डेट में कोई कुछ बोलेगा तो वो मुझे ही बोलेगा कि यार तू इसको छोड़ के आया था, बेकार में छोड़ के आया। तो मेरे अंदर वो था कि वो चीज़ छोड़ दिया हूँ, तो अब इसमें जी जान लगा के काम करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं बचा है।
मन तो जिस करे ना पर्सन के करे। अंदर, जिसके अंदर भी एक वो रहता है ना, एक सेल्फ रेस्पेक्ट आ जाता है कि नहीं यार, इंसल्ट फील हो जाएगा, मैं कुछ, मैं अपने, जैसे वो लक्ष्य मूवी में नहीं है क्या, ऋतिक रोशन की जो मूवी आई थी लक्ष्य, उसमें जब वो आर्मी ऑफिसर बनता है और उसको बीच में छोड़ देता है, तब उसको जब समझ में आता है कि, जब उसको हीरोइन बोलती है कि तेरे, तूने एक ही डिसीजन लिया था जिंदगी में, उसको भी तो छोड़ दिया, तब उसको फील होता है यार एक डिसीजन लिए हैं हम लोग, इसको नहीं छोड़ना है। तो फिर वहां से फील आता है कि छूट भी गया, वापस से फील आएगा कि नहीं यार मैंने अपने से डिसीजन लिया है, इतने लोगों को मना करके लिया है, इतने लोगों से लड़के लिया है, तो मैं नहीं छोड़ सकता इसको। वो चीज, बिल्कुल। मजबूरी भी जरूरी है थोड़ा सा वहां से, जिंदगी आपका कैसा है वो चीज मैटर करता है वहां पे। एक बार डिसाइड कर लिया करना है तो करना है, फिर मन करे ना करे, मन तो आज ये करेगा। और जब ये चीज दो चार बार ऐसा हो जाता है ना कि मुझे परसों मन किया था करूं, कल मन किया था नहीं करूं, आज फिर मन कर रहा करूं, तो खुद ये समझ जाते हैं कि नहीं ये चीज नॉर्मल है और इसको एज अ नॉर्मल ही देखना चाहिए, क्योंकि सबके साथ ये हो ही रहा है। और थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेंथ भी चाहिए, सिर्फ हंड्रेड आर्ट की परसेंट फील्ड में नहीं, हर इंसान को हर चाहिए फील्ड में। कि वो अगर किसी चीज को डिसाइड कर रहा है तो उस पर वो वर्क कर सके, फिर उसका मन हो या ना हो, मन से ऊपर भी जाना पड़ता है। हंड्रेड राइट। परसेंट तो ये मैं नहीं कह सकता कि अगर तुम्हें आर्ट पसंद है तो तुम आर्ट की फील्ड में जाओ, क्योंकि बहुत लोगों को कभी आर्ट पसंद आ रहा है, कुछ टाइम बाद लगता है कि नहीं मन नहीं कर रहा, मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ। नहीं, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है और फिर उस पर स्टिक रहो। ज्यादा मन पे डिपेंड मत हो कि हमेशा मजा आएगा तभी ये चीज करूंगा। एक बार डिसीजन हो गया फिर उस पर स्टिक रहो। हंड्रेड राइट। परसेंट ओके सर। अब एक ऐसा क्वेश्चन है जिस पे आपको सोचना होगा और शायद आपको ये याद भी हो कि जब आप स्ट्रगल कर रहे थे या आज से पहले, आपने कभी ना कभी तो कोई ऐसी मिस्टेक की होगी, इसके बाद आपको लगा कि ऐसी मिस्टेक हो कैसे गई, मतलब जिसपे आपको अभी भी लगता है कि नहीं वो मिस्टेक मैं नहीं कर सकता था, या लेकिन आपने कर दी, तो ऐसी कभी आपसे कोई मिस्टेक हुई है? मैं ना इसके ऊपर समय के साथ काफी चेंज हो गया हूँ आकाश। अभी मैं फील नहीं करता हूँ कि कोई भी चीज मिस्टेक है। एक टाइम था जब मैं सोचता था कि ऐसा किया होता, काश ऐसा किया होता। अब काश। मेरे को कभी फील नहीं होता है। मैं जो किया वो वैसे ही होना था, फिर मेरे को ऐसा फील होता है। कोई अल्टरनेटिव, ये थॉट मेरा बहुत टाइम बाद डेवलप हुआ, लेकिन अभी मैं ये सोचता हूँ अल्टरनेटिव्स होते ही नहीं है लाइफ में। मेरे को 10th के बाद ये करना था, उसके जगह में ये किया होता, उसका कोई सेंस नहीं है। जो होना था वो हुआ। अभी मैं क्या कर सकता हूं, मैं ट्राई करूंगा। मेरे पास अगर दो रास्ते हैं, ऐसा नहीं होता कि ये रास्ता सही है और ये रास्ता गलत है, ऐसा कभी नहीं होता। अगर हम बेसिक्स भी देख लें कि ये दो रास्ते हैं, मैं इस पे अगर चल रहा हूं तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरे पास यही रास्ता है। मैं बीच रास्ता में ये नहीं सोचता हूं कि काश मैं उस रास्ते पे गया होता। वो मैं पहले, मेरा थॉट था वैसा। अब मेरा ये है कि जो भी हुआ पास्ट में, वो भले ही गलती जैसा फील हो रहा था उस वक्त कि ये शायद गलती है, बट वो थी तभी ये है। वो नहीं होता तो ये नहीं होता। जो भी था वो जरूरी था। अब वो जरूरी किसी था, को गलती दिखे या अच्छा दिखे, वो होना उस समय जरूरी था। क्योंकि वो हुआ तभी आप यहाँ पर है, फिर वो हंड्रेड उसको परसेंट गलती और ना, नहीं कह एक सकते, एक वो छोटा एक सा गुण पर्सपेक्टिव है था। और ये सबके लिए बहुत मेंटल पीस मिलेगा। एक राइट। बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को उस समय ये अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं उस शहर जाके काम किया होता, और आप इस चीज को लेके अपने आप को कोस रहे हो कि काश मैं 6 साल पहले, मैं उस शहर में मुझे बुलाया गया था, मैं गया होता। क्या पता आप उस शहर में गए होते और आपका बीच रास्ता में एक्सीडेंट हो जाता, आप मर जाते। बिल्कुल। तो कोई सेंस जो नहीं है हुआ उस चीज है को सोच के। सही है। ऐसे सर मैं भी डिप्लोमा करने वाला था 10th के बाद, तो मैंने सब कुछ किया वहां पे एडमिशन के लिए, जितने भी चीजें जरूरत थी सब कुछ किया, लेकिन लास्ट में मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं थे। तो उस टाइम मुझे लगा कि काश मेरे पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए था, मैं पहले बनवा लेता। एक रिग्रेट था कुछ टाइम के लिए कि क्यों नहीं था मेरे पास डॉक्यूमेंट, मैंने ध्यान दिया होता। पर अगर मैं सच में डॉक्यूमेंट बनवाता और अभी डिप्लोमा करता तो एक अलग फील्ड में ही होता। तो रिग्रेट जो रखना ही हुआ नहीं है लाइफ में। वो सही है, मतलब हम उसको गलत नहीं ठहरा सकते। पर आप 100%। यंग आर्टिस्ट को कुछ कहना चाहोगे कि आप इस चीज को अवॉइड करो? एक ही चीज को अवॉइड करना है कि आपको पता है कि आप टाइम वेस्ट कहाँ कर रहे हो, उसको बस छोड़ो। एक ना बेसिक सी स्टडी हुई थी। उस स्टडी में ये पाया गया कि जितने भी, जो हमारा एज है 20s का, ये जो 20s का हमारा टीन एज का जो टाइम होता है 20s तक, उसमें हमारे पास दो सिचुएशंस होती हैं। या तो हम करियर पे फोकस कर लें, या तो हम पार्टी करें, घूमे फिरे, टाइम बर्बाद करें। ठीक है, दो रास्ते हैं। ये पाया गया कि जो लोग उस समय बहुत हार्डवर्क किए थे, अपने काम पे फोकस किए थे, और
फोकस थे, चीजें सीख रहे थे, स्किल्स पे काम कर रहे थे। तो जब ट्वेंटीज निकल जाता है, थर्टीज के बाद का जो सिचुएशन होता है, वो लोग जिन्होंने ट्वेंटीज मस्ती में और टाइम पास में लगाया था, उनको ज्यादा रिग्रेट फील होता है कि हमें उस समय हार्डवर्क करना था, हमें उस समय सही काम करना था। और जो लोगों ने वो हार्डवर्क किया था, जो मेहनत कर रहे थे, जो उस समय ग्रो कर गए थे, उनको इस बात का गम नहीं होता है कि हमने ट्वेंटीज खराब कर दिया, हमें तो मस्ती कर लेनी चाहिए थी। वो खुश रहते हैं कि हमने हार्डवर्क किया था। जो खराब किए उनको इस बात का रिग्रेट होता है। तो ये चीज बहुत अच्छी सिखाती है हमको। अगर किसी ज्यादा एज के लोगों से हम मिलते हैं, उनसे ये चीजें सीखने को मिलती है। कोई 70 साल का है, कोई 80 साल का है। आदमी अगर 70 साल की उम्र में सारे लोग ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स अच्छे होने चाहिए, आपके माँ बाप के साथ, आपके भाई बहन के साथ, आपके दोस्त के साथ, शादी हो गई है तो वाइफ हस्बैंड के साथ आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए, ये बेसिक स्टडी हो चुकी है। जब आपको पता है वो स्टडी हो चुकी है, तो क्यों बेवकूफ़ी कर रहे हो कि अपना रिलेशन खराब कर रहे हो? बिल्कुल। ठीक है। तो ये चीज़ है, सारे यंग जनरेशन में चीज़ समझना जरूरी है कि जो बेसिक फाउंडेशन है, कि आपका ये टाइम है, इस टाइम बिल्कुल। को यूज़ करो अपनी स्किल्स को डेवलप करने में, चीज़ों को समझने में, फालतू के टाइम पास नहीं करने में। अलग अलग जगह जाके आजकल आजकल यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं बिना मतलब का। कोई सेंस नहीं है। कहीं जाके वो रैंडमली दिन रात मूवी देख रहे हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, या कहीं पे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। इससे किसी का कोई फायदा नहीं है। आप लोग जब 2 4 6 साल बाद आपको जिंदगी को वापस देखोगे, 20 साल बाद वापस देखोगे, उस समय आपको फील होगा यार कि करना था मुझे, टाइम पे काम करना था, सीरियस होना था चीज़ों को लेके। वो बहुत ज़रूरी है। और जब आप डिसिप्लिन में काम करते हो, सही से काम करते हो, मेहनत करते हो, तो उसका एक अलग ही नशा है। राइट। डिसिप्लिन का अलग ही मजा है। हमें ऐसा लगता है ना डिसिप्लिन में आ जाएंगे तो मजा चला जाएगा, नहीं, डिसिप्लिन में नहीं। मजा आता है। राइट, राइट। डिसिप्लिन में और टाइम बचता है, लोगों को लगता है कि बचता है टाइम। इतना डिसिप्लिन में क्यों रहना, लेकिन वो और टाइम सेव करता है, प्रोडक्टिविटी और आपका ज्यादा इंक्रीज करता है। पर सर इसका बैलेंस होना भी थोड़ा जरूरी है कि आप के पास अगर 24 घंटे है, मैं एग्जांपल के लिए मान लेता हूँ आपके पास 100% टाइम है, तो आप 20% दे सकते हो ऐसे काम में जिसका कोई सेंस नहीं है लेकिन आपको मजा आ रहा है, जैसे दोस्तों के साथ गप्पा लड़ाना, क्योंकि हो हंड्रेड सकता है परसेंट वहां जो आपको मजा आया वो आपके काम में ही प्रोडक्टिविटी को हेल्प इंक्रीज करेगा। करेगा, और वो नॉट वो लेकिन ये नेचुरली नहीं कि होगा। वो नेचुरली सिक्सटी होगा। परसेंट आप सिर्फ फालतू काम कर रहे हो, जो थोड़ा सा टाइम बचता है जब आपके दोस्त आपके पास नहीं तो आप सोचते हो कि चलो अब काम कर लेते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। आपका जो प्रायोरिटी होगा, मेजोरिटी टाइम होगा, वो प्रोडक्टिविटी वाली चीजों पे होगा, डिसिप्लिन पे होगा, और आप थोड़ा सा टाइम रिलैक्स के लिए, मौज मस्ती के लिए कर सकते हो। तो आई थिंक बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाँ, एवरी और वन, नॉट फॉर वहां आर्टिस्ट। पे ऐसा सोच के नहीं करना पड़ता कि मैं इतने देर इस पे करूँ या इतने देर, वो नेचुरली होगा। आप वो स्कूल जा रहे नेचुरली। हो, वहां पे दोस्त हैं, अपने आप इंजॉयमेंट हो जाती है। बिल्कुल। घर आके खेल रहे हो बाहर जाके, ये स्कूल टाइम में तो ये नॉर्मल है। स्कूल टाइम में तो मस्ती मजाक अपने आप ही होता है। स्पोर्ट्स ओहो। खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, अपने काम पे भी काम कर रहे हैं, 10 चीजें हो रही होती हैं। बट आपको ये देखना है कि जबरदस्ती कहीं पे आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। स्पोर्ट्स खेलना, दोस्तों के साथ घूमना, वो अच्छी चीज है। बिल्कुल। ओके, वो तो नॉर्मल है। तो ये चीज है। और सर जिस बारे में आप सबसे ज्यादा बात करते हैं, अब हम उसी बारे में आपसे पूछेंगे। आप कहते हैं, और ये मैं मानता हूँ और इसको मैंने अप्लाई किया, तो मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छे लेवल पे हूँ। लेकिन उसके बारे में अब आपसे थोड़ा और सुनना चाहूंगा। जैसे आप बोलते हो कि ड्राइंग के साथ साथ जो एक्स्ट्रा स्किल्स है, जो आर्टिस्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप बताइए उन स्किल्स का इम्पोर्टेंस क्या है, और कोई ऐसे 4 5 6 जो इम्पोर्टेंट स्किल्स है जो हर एक आर्टिस्ट को सीखना ही सीखना चाहिए ड्राइंग के अलावा। वो डिपेंड करेगा अभी आप किस स्टेज पे हो, क्योंकि हर स्टेज पे अलग अलग स्किल्स रहेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं जब आपको अपना एग्जांपल दे रहा था, तो क्लास 10 तक मैं ड्राइंग को एज ए ड्राइंग नहीं कर रहा था। वो अंदर से इंटरेस्ट था। उसके अलावा स्पोर्ट्स भी था। उसके अलावा 10 स्किल्स पे हम कभी डांस भी कर रहे हैं, म्यूजिक भी कर रहे हैं, तो और भी कई लोगों के इंटरेस्ट होते हैं अलग अलग। उस पर काम करो। स्कूल टाइम में तो आपके पास खुली छूट है, आप 10 चीजें करो। तो ये स्कूल टाइम तक ये चीज सही है। उसके बाद आप जब फॉर एग्जांपल आप कॉलेज पे चले जाते हो, या उससे थोड़े से आगे जाते हो, आपको लगता है कि नहीं अब मुझे इस फील्ड में जाना है, आप जो भी फील्ड चूज करते हो, अब फिर आप उस फील्ड से रिलेटेड स्किल डेवलप करो। कि अगर आपको लगता है कि मुझे ये फील्ड में जाना है, मुझे ड्राइंग पेंटिंग के फील्ड में जाना है, तो आप ड्राइंग पेंटिंग के ऊपर आप ये देखो कि कितने कम टाइम में आप कितना अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हो। हमेशा ना एक थॉट रहता है कि हम लोग नॉर्मली मान लो 100 लोग हैं, ठीक है,
उन 100 लोगों में अगर एक इंसान कंसिस्टेंट है, जी। प्रॉपर अपनी स्किल्स पे काम कर रहा है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली टॉप 1% में आ जाएगा। उसके बाद जो 100 लोग हैं वो रैंडमली सीख रहे हैं, वो रैंडमली कुछ देख रहे हैं, एक मजाक की तरह ले रहे हैं कि चलो प्रैक्टिस कर ले, चलो देख लिया। लेकिन जो टॉप परसेंट में जाना चाहते हैं कि मुझे टॉप में रहना है, वो हमेशा ये सोचते हैं कि मैं कुछ बेटर सीखूं, मैं और थोड़ा डीपर सीखूं, मैं इस टॉपिक के बारे में और डीपर जानूं। तो उनका वो थॉट होना चाहिए, आर्ट सीख रहे हो, वो आर्ट की स्किल्स है, लेकिन सीखने की भूख है, वो क्यूरियोसिटी, वो बहुत मैटर करती है। लियोनार्डो दा बिल्कुल। विंची विंची इसलिए नहीं थे क्योंकि उनकी आर्ट स्किल्स बहुत अच्छी थी। वो विंची विंची इसलिए थे क्योंकि उनकी क्यूरियोसिटी बहुत हायर लेवल पे थी। बहुत ज्यादा। वो बहुत क्यूरियस थे अपने फील्ड में या और भी फील्ड में जिसमें वो एक्सपर्ट थे, उसकी बहुत सारे डीपर क्वेश्चन। स्टडी करने के लिए। वो क्यूरियोसिटी मैटर करती है। तो क्यूरियस होना जरूरी है किसी भी स्टूडेंट को जो किसी भी फील्ड में सीरियस है। अब आर्ट, आप आर्ट के लिए सीरियस हो, लेकिन ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि इसके बारे में मैं और क्या जान सकता हूँ, और क्या बेटर हो सकता है, और क्या डीपर जान सकता हूँ। तो ये थॉट होना जरूरी है। उसके बाद जब आप अपनी स्किल्स डेवलप करते, जब आपकी आर्ट की नॉलेज, आपको लगता है कि मेरी स्किल एक लेवल पे है, अब नाउ यहाँ पे फिर एक दूसरा स्टेज आता है जहां पे रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी जो मैं आर्टवर्क कर रहा हूं, उस आर्टवर्क में मुझे 1000 गलती दिखती है, ठीक है। अभी अगर मैं देखूं कि मेरी ये पेंटिंग, मुझे दिख रहा है इसमें 50 गलती है, मैं अगर और प्रैक्टिस करूंगा तो ये पेंटिंग और बेटर हो सकती है, मेरे को पता है वो चीज। लेकिन मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूं वहां पे उस चीज से ज्यादा मुझे और 10 चीजें, वो मेरी प्रायोरिटी बन जाती है। क्योंकि मैं आर्टवर्क किसी 50 साल के एक्सपर्ट आर्टिस्ट को नहीं सिखा रहा हूं, मैं आर्टवर्क सिखा रहा हूं एक बिगनर लेवल के पर्सन को, ऑल्सो उस पर्सन को जिसके फंडे स्ट्रांग हो जाएं, और जिसके बेस पे वो जिस भी लेवल पे जाना चाहता है वो उसकी जर्नी वो खुद डिसाइड करे। तो मेरा काम वहां तक है, तो मैं वहीं तक अपने आप को स्टॉप करके बाकी स्किल्स पे फोकस कर रहा हूं। ऐसे डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी के इंसान में आते हैं। राइट। अगर आपको लगता है कि मुझे इस फील्ड में आर्ट की जो मेरी क्वालिटी उसको बहुत हायर ले जाना है, मुझे बिजनेस वाइज ग्रो नहीं करना है, मुझे प्रोफेशनल वाइज ग्रो नहीं करना है, मुझे आर्ट की क्वालिटी को हायर ले जाना है, तो उस एक स्पेसिफिक आर्ट के सेगमेंट पे ही आप काम करते रहो कई साल तक। एक स्टेज पे आने के बाद आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो इसमें प्रोफेशनली भी डेवलप करना पड़ेगा। अगर आपका ये थॉट आया, दैट राइट। मीन्स कि आपको एडिशनल जो स्किल्स लगेंगी उस पर काम करना पड़ेगा। कुछ कॉमन स्किल्स जो हर किसी को डेवलप करनी चाहिए। अब आप किसी भी लेवल पे या किसी भी सेगमेंट पे काम करना चाहते हैं, कुछ बेसिक स्किल्स हैं। पहली बात तो ये कि आप लोगों से कनेक्ट कर सकें, आप लोगों से बात कर सकें, शेयर कर सकें अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपनी नॉलेज को शेयर कर सकें। क्योंकि ये सिर्फ ये जो स्किल है कम्युनिकेट कर पाने की, अपनी बात को रख पाने की। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि आप बोल पाओ, सिर्फ कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप सुन पाओ, आप समझ राइट। पाओ, सामने वाला क्या बोल रहा है उसको ऑब्जर्व कर पाओ। अगर ये स्किल आपकी डेवलप हो रही है तो वो हर जगह लगेगी। आप एग्जीबिशन में जाओ, कहीं शो पे जाओ, किसी और के साथ कनेक्ट करना है, आप उससे बात कर पाओ, किसी को अपना आइडिया एक्सप्रेस करना है। कल की डेट में आप अपना खुद का एक स्टार्टअप शुरू करते हो आर्ट के फील्ड में, आप अपना आइडिया तभी प्रेजेंट कर पाओगे जब आप उसको कम्युनिकेट कर पाओगे, अपने आप किसी को पता नहीं चल जाएगा। तो ये एक बेसिक स्किल है, लोगों से कनेक्ट करना जरूरी है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको शेयर करता हूं, ठीक है, एक सिंपल सा चीज। एक लड़का है, ठीक है, वो आया और वो आपके पोस्ट पे आके एक नेगेटिव कमेंट डाल दिया। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। अब उस लड़के की मानसिकता समझते हैं। वो लड़के ने नेगेटिव कमेंट डाल दिया क्योंकि उसके दिमाग में अभी खुद वो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम में है, वो खुद पेन में है। लेकिन एक बेसिक कॉमन सेंस में शेयर करता हूं। अगर मान लो मान लो वो लड़के आप हो, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, आप गए एक किसी पर्सन को आपने नेगेटिव कमेंट कर दिया फॉर एग्जाम्पल। लेकिन बेसिक सेंस ये कहता है कि जिस फील्ड में आप जा रहे हो उस फील्ड के किसी और पर्सन के साथ अगर आप एक नेगेटिव रिलेशन बिल्डअप कर रहे हो, कल के डेट में उस पर्सन के साथ कोई काम पड़ा, कल के डेट में उस पर्सन के साथ कोई अपॉर्चुनिटी आपको लगी, कहीं मिल गए, तो आपका रिलेशन तो आप पहले से खराब करके चल रहे हो ना। आप दूर का तो नहीं सोच रहे थे कि 20 साल बाद हम लोग कहीं मिल गए तो क्या होगा। तो एक आइडिया दे रहा हूं मैं कि एक पर्सन के अंदर एक बेसिक विजन होना चाहिए कि वो सोच के चले, कि आप ये दिमाग में रख सको
कि मैं कुछ भी कर रहा हूं या कर रही हूं, उसका इम्पैक्ट मैंने आने वाले टाइम पे पड़ने वाला है। राइट। आज मैं एक छोटे लेवल पे हूं, मुझे कोई नहीं जानता है, लेकिन एक पर्सन के साथ, किसी भी पर्सन के साथ मैं, मेरा बिहेवियर अच्छा है, मेरा बात करने का तरीका अच्छा है, मैं उस पर्सन को समझ रहा हूं, तो कल के डेट में मेरा यही बिहेवियर आगे चल के इस फील्ड में काम आएगा। तो ये कुछ कॉमन सी स्किल्स हैं जो हमें आम तौर अपनी लाइफ में देखते रहनी चाहिए, कि आप लोगों से कनेक्ट कैसे कर रहे हो, आप उनसे कम्युनिकेट कैसे कर रहे हो, आप अपने थॉट प्रोसेस, अपनी बातों को कम्युनिकेट करते समय उनके सामने कैसे प्रेजेंट कर पा रहे हो। उसके बाद फिर आगे की स्किल्स भी हैं, जब अपनी स्किल्स को आप डेवलप कर लेते हो, जब आप इन स्किल्स पे काम करते हो, फिर तो और चीज़ें हैं, सोशल मीडिया है। और अगर प्रोफेशनली एंगल से देखें तो सोशल मीडिया की स्किल एक बहुत मैटर करती है आज के टाइम पे। बिल्कुल। सोशल मीडिया, इट इज़ नॉट अबाउट कि आप अपने आर्टवर्क को पोस्ट करो। सोशल मीडिया उसके लिए नहीं है कि आप अपनी पेंटिंग को सिर्फ पोस्ट करो। सोशल मीडिया इज अबाउट पीपल। आपका काम लोगों से जुड़ना चाहिए। जुड़ना इसलिए चाहिए क्योंकि आप इंसानों के साथ डील कर रहे हैं। तो ये स्किल डेवलप होना बहुत जरूरी है कि आप सोशल मीडिया पे सिर्फ कंटेंट इसलिए मत डालो कि मुझे व्यूज मिल जाएं। आप इसलिए राइट। डालो कि लोग आपसे कनेक्ट कर पाएं, आप उनकी हेल्प कर पाओ, आप उनको कुछ तो शेयर करो जो उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो। ये थॉट, ये स्किल बहुत मैटर करती है कि आप किसी और को कुछ दे सकोगे ना, तभी लोग आपको रिटर्न में कुछ देंगे। बिल्कुल। अगर आपका ये थॉट है कि मेरी पेंटिंग, आर्ट कम्युनिटी में प्रॉब्लम इसलिए इसलिए ज्यादा है ना, क्योंकि सब अपना सोचते हैं। मेरी हाँ। पेंटिंग कोई खरीद ले, मेरे से कोई कमीशन वर्क ले ले, मेरे पास कोई आ जाए। आप क्या कर सकते हो सामने वाले के बिल्कुल। लिए? आप क्या कर सकते हो? आपके अंदर वो क्या स्किल है जो सामने वाले के लिए आप कर सकते हो, वो मैटर करता है। डेफिनेटली सबसे ज्यादा लोग यहीं पे लैग करते हैं। उनको पता ही नहीं कि किस चीज पे वर्क करना है आर्ट के अलावा। और अगर आपका ऐसे कोई स्पेसिफिक गोल है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, तो आजकल टेक्नोलॉजी का भी यूज नहीं करते, बस बैठ के सोचते हैं कि मुझे ये बनना है। बस वहीं पे सोच के अटक जाते हैं, लेकिन प्लानिंग ही नहीं करते। जैसे अगर मुझे एनिमेशन इंडस्ट्री में जाना है, तो अगर मेरे अंदर क्यूरोसिटी है तो मैं एक्सप्लोर करूंगा, जाके एआई से ही पूछ लूंगा कि मुझे इस फील्ड में जाना है, कौन सी स्किल्स है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो स्किल्स का लिस्ट दे देगा, फिर मैं पूछ सकता हूँ कि ये स्किल्स मैं कहाँ सीख सकता हूँ। तो आंसर सब कुछ है, खाली क्यूरियस होना है, थोड़ा हंड्रेड एक्सप्लोर परसेंट करना है। आपको कोई नहीं रोक रहा है ग्रो होने से, आप खुद ही रोक रहे हो खुद को। हंड्रेड राइट। परसेंट थैंक यू सर। ओके सर। मैसेज फॉर पेरेंट्स तो आपने दे दिया है, ये भी हमारे लिस्ट में था और मैंने आपसे ये पहले ही पूछ लिया, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था कि पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज होना चाहिए, वहीं पे सारे बच्चे अटकते हैं। सर अभी तक का आपसे सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है सर, जो आपको लगा कि वाह, ये चीज हुई है मेरे साथ, और आपको वो अचीवमेंट मिलने के बाद आप कुछ दिन तक सोचे कि ये मैंने अचीव किया, मतलब आपको एक लगा कि ये अभी तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट। देखो, पर्सनल अचीवमेंट्स भी काफ़ी सारी हुई हैं, प्रोफेशनल अचीवमेंट्स भी काफ़ी सारी हैं। अम, जैसे भले वो, जब मैंने प्राइम मिनिस्टर के लिए कमीशन वर्क किया था एक बार, तो या वो एक अचीवमेंट था। अचीवमेंट्स काफ़ी सारी, लेकिन अगर मैं सोचूं ऐसे, तो जो पावरफुल मेरे को लगा था ना, वो एक सिचुएशन था, वो मेरे को अभी भी याद है। और वो चीज़ मैं 4 दिन तक सोचता रहा था। एक बार जब हम लोग अपनी ऑनलाइन एकेडमी रन कर रहे थे, या जब बहुत सारे लोग जान रहे थे, जुड़ रहे थे, तो एक लेडी थी, ठीक है, वो लेडी का हम लोग के पास कॉल आया था। वो लेडी का ये और ना, उनसे मैंने पर्सनली बात करी थी, और तब जाके मैं उनके सिचुएशन को फील कर पा रहा हूँ या समझ पाया था। और उनसे बात करके एक्चुअल में फील हुआ कि हाँ, हम लोग अपनी जिंदगी में कुछ कर पाए हैं। वो एक इंटरनेशनली कहीं पे, तो वो उनका काम था कनाडा में या कहीं कहीं की, तो वो थी, जगह मेरे को अच्छे से याद नहीं है। वो कैंसर की पेशेंट थी, वो लास्ट स्टेज पे थी। आप एक बार सोच के देखो, एक लेडी जिनका कुछ महीनों के बाद डेथ होने वाला है, उन्होंने कॉल करके ये बोला कि मैं आपकी वीडियोस, आपके लेसन्स कई साल से देख रही हूँ, और मैं आपके वजह से इतना आर्ट इम्प्रूव कर पाई हूँ, और मुझे अभी भी आपसे आर्ट सीखना है। और वो इस सिचुएशन में थी कि मुझे समझ में आ रहा था कि ये किस हिसाब से पूछ रहे हैं, कि अभी वो उस, उनका हेल्थ अलाउ भी करता है कि नहीं, कि वो पेंसिल ब्रश पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए। और जब ये वो बता रही थी ना, मेरे को उनकी आवाज़ सुनाई कम देनी बंद हो गई, और मैं सिचुएशन में चला गया कि क्या हुआ होगा, क्या सिचुएशन होगी। और बहुत एक ना, अंदर से बहुत एक अच्छा सा भी ये फील हुआ कि एक इम्पैक्ट हम लोग डाल पा रहे हैं।
और मुझे वो चीज़ बुरा भी लग रहा था उनके लिए कि उनका सिचुएशन ऐसा है अभी, बट वो जब बता रही थी तो ऐसा भी लग रहा था कि एक इम्पैक्ट गया है कहीं पे। तो वो एक सिचुएशन था जो मैं अभी भी सोचता हूँ तो एक गूज बम सा फील होता है कि वो मुझे इस खुद हुआ सिचुएशन सर, में उनके साथ बात हो रही थी। मुझे सुन बहुत के अच्छा हुआ। फील हुआ था, बहुत अच्छा। मुझे आपने बोला ना कि सोचो, मैंने एकदम खुद से इमेजिन किया। अब मुझे खुद गूज़बम्प्स फील हुआ कि कितना आपको कितना अच्छा लगा होगा कि एक ऐसा पर्सन जिसको पता है कि बस कुछ ही दिन वो जीने वाला है, फिर भी वो आपको बोलता है कि मैं आपसे अभी भी सीखना चाहता हूँ। तो उनके लिए तो नहीं, लेकिन आपके लिए बहुत ही बहुत ज़्यादा, बड़ा मोमेंट था। बहुत बड़ा मोमेंट था आपके लिए। तो कह सकता हूँ कि यार सर, अभी आप आईआईटी में गए थे गुवाहाटी, राइट? तो सर, आप जाने से पहले के अंदर क्या था कि मैं वहाँ जाके क्या बोलूँगा? क्या लोगों को क्या मैसेज पहुँचाऊँगा? आपका कुछ ऐसे प्लानिंग था क्या? आईआईटी से जब हमको इनविटेशन आया था तो सबसे पहले तो मैंने उनसे ये बात कर ली थी कि किस तरीके की ऑडियंस होने वाली है, क्योंकि हम राइट, लोग पहले ये चेक कर लेते हैं कि ऑडियंस कौन सी कैटेगरी की है। अगर वो हॉबी की ऑडियंस है तो वहाँ पे अलग टॉपिक होंगे, प्रोफेशनल ऑडियंस है तो टॉपिक अलग होंगे। तो हमें ये पता चला कि वहाँ पे 60% ऑडियंस जो थोड़ा सा प्रोफेशनल कैटेगरी की तरफ जाती है वो होने वाली है। तो फिर मेरा क्लियर था कि अगर प्रोफेशनल ऑडियंस है तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा प्रोफेशनल टॉपिक्स पे बात करना है, बिजनेस टॉपिक्स पे बात करना है, या इन टॉपिक्स पे बात करना है कि आपको इस आर्ट की स्किल्स को आपको आगे चल के प्रोफेशनली कैसे लेके जाना है। तो पहले तो हम वो क्लियर कर लेते हैं ऑडियंस कैसी है, उसके बाद हम पॉइंट्स फिर डिजाइन करते हैं कि किस टॉपिक पे बात होगी। और मैं तो ऑलरेडी उन चीज़ों के ऊपर कई टाइम से बोल रहा हूँ, तो वो राइट। डिजाइनिंग में टाइम नहीं लगा, बट वहां तक क्लियर होना जरूरी है कि ऑडियंस कैसी आ रही है। ओके सर। और सर, आपको क्या लगता है? मैंने तो देखा है, इवन जो मेरे स्टूडेंट है या बहुत सारे आर्टिस्ट जो फ्रेंड है, वो लोग ड्राइंग करते हैं और अगर वो एक्स्ट्रा स्किल्स पे ध्यान भी दे रहे तो भी ठीक है। पर एक ऐसी स्किल है जो कि मैं कह सकता हूँ कि बाकी सारी स्किल से भी इम्पोर्टेंट है, और वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे, और वो है फिजिकल फिटनेस, खुद को फिट रखना। बहुत लोग नहीं ध्यान देते सर इस पे। एक तो हमारा काम ही है बैठ के काफी देर करना होता है, हमारे हमारा गर्दन भी बैंड रहता है तो काफी फिजिकल फिटनेस से हम लोगों को जितना सीखना चाहिए, हम लोगों को जितना वर्क करना चाहिए, उतना कोई करता नहीं है। तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे सभी को कि फिटनेस का क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों उन लोगों को इसके बारे में सीरियस रहना चाहिए? मैं तो काफ़ी बार बोलता हूँ इस चीज़ के बारे में कि फिजिकली फिट रहना बहुत ज़रूरी है, कि आप फिटनेस पे फोकस करो। स्कूल लाइफ में तो पता नहीं चलता, उस स्कूल लाइफ में तो हम लोग आ, खेलते कूदते भागते रहते हैं, तो उस समय तो उतना पता नहीं चलता। जैसे जैसे आप आगे चलते हो, आने वाले टाइम के लिए ज़रूरी है कि आप फिजिकल फिटनेस पे काम करो, क्योंकि अगर फिजिकल फिटनेस नहीं है तो फिर कुछ भी करके क्या ही करोगे आप। डेफिनेटली। आप आर्ट के फील्ड में अच्छा भी कर लोगे तो फिर आगे क्या करोगे आप? अपने रूम पे बंद रहोगे, हेल्थ इशू फील होता रहेगा। बिल्कुल। आप सबको ना ऑब्जर्व, ये चीज आप सबने ऑब्जर्व करी होगी कि जब आप, आपको जिस दिन अच्छा फील नहीं होता है, आपका सिर दुख रहा है या कुछ तो हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, उस दिन आपके सामने दुनिया का सब कुछ भी रख देना कि यहाँ पे ये पार्टी चल रही है, यहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ पे ये आपको घूमने का मौका मिल रहा है, कुछ मन नहीं करेगा, कुछ मन राइट। नहीं करेगा। तो जब तक फिजिकली आपको, अगर फिजिकली आप फिट नहीं हो, आपको होना चाहिए आप दौड़ सको, कूद सको, भाग सको, वो वाला फीलिंग रहना चाहिए। तभी जाके आप कुछ काम करोगे। एक तो आपका काम में भी इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा, आप बड़े आर्टवर्क्स बना पाओगे, लॉन्ग टर्म तक किसी आर्टवर्क को बना पाओगे, बिल्कुल। और इंजॉय कर पाओगे लाइफ को एक्चुअल में। कुछ तो अच्छा बहुत हुआ, ज्यादा इम्पोर्टेंट। लाइफ पॉजिटिव जा रही है तो भी इंजॉय करोगे, लाइफ डाउन में जा रही है तो भी उसको आप सह पाओगे। दोनों ही जगह के लिए फिजिकल फिटनेस तो ऑब्वियस है। बिल्कुल, बिल्कुल। और सिर्फ आर्टिस्ट के लिए नहीं, ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है। खुद को फिट रखना, मैं कह सकता हूँ खुद की रिस्पेक्ट करना। अगर आप खुद को फिट नहीं रख रहे, तो आप खुद को ही डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, या हंड्रेड जिन्होंने आपको परसेंट फिटनेस बनाया बहुत है, जरूरी है। जो क्रिएशन है, आप उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो अगर आप खुद को फिट। और फिट मतलब सिर्फ ये नहीं एक्सरसाइज वगैरह, अच्छा डाइट भी लेना है, प्रॉपर सोना भी है, और अच्छे से फिजिकल वर्क भी करना है। हाँ, आप बैठ के ड्राइंग कीजिए, पर कुछ टाइम निकालिए कि आप थोड़ा स्ट्रेचिंग भी कर पाए, रनिंग कर पाए, कार्डियो कर पाए। लेकिन ये चीज है बहुत ज्यादा जरूरी, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिसको हम कह सकते हैं। हाँ, स्टार्टिंग के टाइम पे जब आप बहुत हसल कर रहे हैं, हो सकता है तब आपको इन सब चीजों के बारे में ध्यान नहीं आ रहा, आपका पूरा फोकस है आपके वर्क के ऊपर, ठीक है। पर एक टाइम आएगा जब आपको इस पे भी एक इसका एक अलग रूटीन बनाना होगा कि मैं इस पे भी प्रॉपरली वर्क कर पाऊँ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं तो बहुत बार होता क्या है ना, हम फिजिकल एक फिटनेस है अच्छे। ना, एक यस। चीज मैं बताता हूँ, ये बाकी लोग पता नहीं, जितने लोग लाइव है अभी, आप लोग बताइएगा कि ये चीज से रिलेट कर पाओ तो। एक हार्ट
डाल देना कमेंट्स में ताकि मेरे को समझ में आए, ठीक है। फिटनेस में क्या होता है कि अगर मैं ये सोच के फिटनेस पे काम कर रहा हूँ कि मैं फिट रहूंगा, तो हम बोलने के लिए बोलते हैं कि आप फिट रहोगे तो आप काम अच्छा कर पाओगे, आप लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। ये चीज बोलने में सही बात है, लेकिन एक्चुअल में कुछ और रीजंस होते हैं फिट रहने के। जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी फैमिली फंक्शन में जा रहे हो, ओके, फोटो वहां पे फोटो ली गई, आप फोटो में देख रहे हो यार मैं तो फिजिकली फिट दिख रहा हूँ, अच्छा दिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगले बार जब आपका पेट निकलेगा, या अगले बार आपको जब ऐसा फील होगा कि यार मैं शेप में नहीं रह रहा हूं, तो आप अपनी फोटो को देख के याद करोगे नहीं यार, वो मोटिवेशन एक्चुअल, ये एक्चुअल मोटिवेशन बनता है। बाकी चीजें तो चलो लॉजिकली सही लगती हैं, खुद को ही लेकिन देखना। ये जो है ना कि यार कल के डेट में एग्जीबिशन में जाएंगे, अच्छे लगने चाहिए, कम से कम लगना चाहिए कि हाँ बिल्कुल। कोई लड़का कोई लड़की आई है तो वो अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये सब, ये जब आप अपने कोई भी काम को ऐसे ऐसे जोड़ देते हो ना, तो अपने आप मोटिवेशन आ जाता है कि बात तो ऐसे रखना है अपने आप को, वहां से आता है मोटिवेशन। डेफिनेटली ये होता है सर, क्योंकि आप ये भी देखे होंगे कि किसी भी भीड़ में अगर कोई ऐसा पर्सन है जो फिजिकली काफी फिट है, तो ऑटोमेटिक उस पे हमारा जाता है कि अटेंशन जाता ही है उसके ऊपर कि ये सबसे हट के दिख रहा है, फिजिकली भी बहुत फिट है। भले वो कुछ करता हो ना करता हो, वो क्या नाम है उसका कुछ नहीं पता, बस एक अलग सा अटेंशन जाता ही है उसकी तरफ। और आप खुद डेफिनेटली वो खुद सोचो ना, अटेंशन आप बहुत किसी इंपॉर्टेंट रोल एग्जीबिशन में जा रहे हो, पेट निकला हुआ है। है, आप एकदम थके हारे चल रहे हो, कहाँ मजा आएगा, ओके। बिल्कुल कोई मजा नहीं आएगा। और ऐसा भी हम कह सकते हैं कि दो पेंटिंग है, एक पेंटिंग का जो आर्टिस्ट है वो उतना फिट नहीं है, लो एनर्जेटिक है, और एक पेंटिंग है जो उसके बगल में ही है, उसको जिस आर्टिस्ट ने बनाया वो काफी फिजिकली फिट है, काफी एनर्जेटिक है, तो लोग भी किससे बात करना चाहेंगे, किसकी ओर ज्यादा जाएंगे? तो जो डेफिनेटली इनडायरेक्टली अपने बॉडी लैंग्वेज से लोगों को अट्रैक्ट, 100%। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। मोटिवेशन रहता है सभी के लिए कि हम किस टाइप का डेफिनेटली। एक प्रेजेंस दे रहे हैं अपना। बाकी सब तो राइट। लॉजिकल पॉइंट्स है, वो तो अपन समझते ही हैं। ऐसे अगर आप जोड़ दोगे ना हर काम को, तो ज्यादा मजा आएगा। राइट। और सर बहुत लोग जो डरते हैं टेक्नोलॉजी से और एआई से, बहुत लोग तो मैंने देखा है कि उन्होंने ड्राइंग करना छोड़ दिया ये बोल करके कि सर अब एआई टेक्नोलॉजी आ गया, मैं करूँ कंटिन्यू नहीं करूँ, मुझे मन कर रहा है मैं छोड़ दूँ। तो हम उनका जो नजरिया है टेक्नोलॉजी को लेकर के वही गलत है। वो इसको अपना एनिमी मान रहे, दुश्मन मान रहे, जबकि वो दुश्मन है नहीं। वो खुद हेल्प करेगा आपको ग्रो करने में। जैसे आपने देखो, बोला कि डिजिटल आर्टिस्ट के लिए खासकर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, पर जो ट्रेडिशनल आर्ट बना रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा कोई थ्रेट नहीं है। तो आप किस नजर से देखते हैं टेक्नोलॉजी को या एआई को? आप यूज भी कर रहे देखो, हो उन यूज को? एक तो चीज है कि हम लोग क्या मानते हैं, और दूसरी चीज है कि क्या एक्चुअल रियलिटी है। रियलिटी यह है कि आप कितना भी ट्राई करो, टेक्नोलॉजी से आप लड़ के जीत नहीं सकते। आप टेक्नोलॉजी को अपनाओ या मत अपनाओ, जितना टेक्नोलॉजी को ही है। एट द एंड, आज तक कोई पुरानी हमारी पूरी हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट जाके कोई जीता हो। ट्रैक्टर आया, कुछ किसान बोले कि नहीं नहीं हम तो ट्रैक्टर नहीं चलाएंगे, कुछ बोले हम चलाएंगे, जितना ट्रैक्टर को ही था। लेकिन जो लोग मान गए वो लोग शुरू कर पाए। जब कैमरा आया, आर्टिस्ट बोले नहीं नहीं हम तो कैमरा कैमरा यूज नहीं करेंगे, जितना कैमरा कोई था। टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट आज तक कोई नहीं जीता है, जो रियलिटी है। हम डिल्यूजन में जी सकते हैं कि नहीं हम उसके अगेंस्ट जाके जीत जाएंगे, नहीं हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम तो ये चैट जीपीटी को सपोर्ट नहीं करेंगे, सारे आर्टिस्ट मिल जाएंगे और चैट जीपीटी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो चैट जीपीटी को बंद कर दिया जाएगा। पॉसिबल नहीं है। तो जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना, और फिर ये देखना कि मैं किस तरीके से इसको एक्सेप्ट करके ग्रो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो समझना जरूरी है। तो एक तो ये बात है कि रियलिटी को आप समझ जाओ कि आप टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट नहीं जा सकते। दूसरा, फिर आप देखना शुरू करो कि अगर जा ही नहीं सकते उसके अगेंस्ट, तो चलो उसके साथ ही चलते हैं और फिर देखते हैं कि क्या इसका हम यूज कर सकते हैं, क्या इसको सपोर्ट में ले सकते हैं। ये थॉट होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। राइट। इवन इनफैक्ट जो अभी हम लोग लाइव सेशन कर रहे हैं ये भी टेक्नोलॉजी के ही बेस पे हो पाया। अगर वो नहीं हंड्रेड होता तो परसेंट अभी तक हम लोग स्प्रेड नहीं कर पाते बातों को। तो ये तो हेल्प ही कर रहा है ना। अगर मैं अपना एक बिजनेस बनाना भी चाहता हूँ, तो जो टेक्नोलॉजी इतने सारे सॉफ्टवेयर्स है, तो वो कहीं ना कहीं तो मुझे हेल्प ही कर रहे हैं ना इस चीज को लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो ये मेरे अगेंस्ट नहीं है एक्चुअली में, ये मेरे हेल्प के लिए ही बनाए गए हैं। और हंड्रेड खास परसेंट करके आप सिर्फ पेपर, एक आर्टिस्ट सिर्फ पेपर पे ड्राइंग करने तक सीमित नहीं है, उसका थॉट भी आर्ट वाला है।
वो चीजों को क्रिएट भी कर रहा है अपने माइंड से, सिर्फ पेपर पे ड्राइंग नहीं बना रहा है। अगर वो इंटीरियर डिजाइनिंग करता भी है तो उसका थॉट भी तो एक आर्टिस्ट वाला है ना, तो वो वहां पे पेपर से डिजाइन करे ना करे, लेकिन बहुत बार वो टेक्नोलॉजी के हेल्प से उस चीज को और अच्छे से दिखा सकता है कि देखिए इंटीरियर अगर इस तरीके का लगेगा तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये भी तो उसके वर्क में उसको हेल्प ही कर रहा है टेक्नोलॉजी। तो मुझे लगता है ये टेक्नोलॉजी आपको हेल्प कर रहा है, ना कि आपके अगेंस्ट है। 100% ज़रूरी है राइट। ये थॉट होना कि आप उसको यूज़ करें। सर आपकी वीडियो थोड़ी सी ब्लर हो रही है। यहाँ ओके। से तो नेट क्लियर है, अभी क्लियर है। नहीं ठीक है, लेकिन बीच बीच में कभी कभी होती है। ओके सर। ठीक है। जो अभी भी एक ऐसा क्वेश्चन है, जो कंटेंट क्रिएटर है, जो वीडियो बनाना चाह रहे हैं, उनसे रिलेटेड भी कुछ कुछ क्वेश्चन है, लेकिन आप क्या कहना चाहोगे कि जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे हो या यूट्यूब पे, वो क्या मिस्टेक कर रहे हैं? क्योंकि सब यही बोलते हैं कि सर मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं या मेरे वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो उनकी गलती क्या है, जो कॉमन मिस्टेक है जो सबसे ज्यादा लोग कर रहे हैं, और उससे ओवरकम वो होंगे कैसे? मिस्टेक पता चल जाएगी तो ओवरकम भी पता चल जाएगा। सबसे कॉमन मिस्टेक, आप फॉलोअर आए, लाइक्स आए, ये सब छोड़ दीजिए। एक बेसिक चीज हर समय फॉलो करिए। देखो, आप सोशल मीडिया को प्लेटफॉर्म जैसे मत देखो कि इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है। वो यूट्यूब एक इंसान देख रहा है, आपका कंटेंट कोई इंसान देख रहा है। इंस्टाग्राम पे आप कंटेंट डाल रहे हो, कोई दूसरा इंसान आपको देख रहा है। हर जगह इंसान आपको देखेंगे। रोबोट्स अभी फिलहाल तो नहीं देख रहे हैं, तो इंसान ही देख रहे हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो डाल रहे हो वो उस इंसान के काम का होना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप कोई चीज ऐसी दे रहे हो जो सामने वाले के काम की है, तो वो देखेगा। बहुत सिंपल सी बात है ना, अगर मैं कोई चीज डाल रहा हूं सामने वाले के काम की है तो वो देखेगा। अगर वो देखेगा तो व्यूज अपने आप आ जाएंगे, और बिल्कुल। उसको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब अपने आप कर लेगा। बिल्कुल। ये चीज ये बेसिक्स है। ओके, ये फाउंडेशन है। अब इसके बाद, ये पहला पॉइंट है, इसके बाद हम ये सोचते हैं कि अब इस कंटेंट को हम थोड़ा एंगेजिंग कैसे बनाएं। क्योंकि वहां पे फिर आप अकेले नहीं डाल रहे हो और 50 लोग डाल रहे हैं। तो अब आप देखते हो कि इसको थोड़ा सा एंगेजिंग कैसे बनाएं। इसका हुक बदल के देख लें क्या, इस कंटेंट में थोड़ा इसको क्रिस्प करके देखें क्या, या हमारी ऑडियंस अलग है, हमारी ऑडियंस लॉन्ग लॉन्ग कंटेंट को कंज्यूम करने वाली ऑडियंस है, तो उनके हिसाब से बनाएं क्या। फिर आप वो देखते हो। तो पहले आप फंडे ठीक करते हो। फंडामेंटल ये कहता है कि एक रूल है, WITFM, व्हाट इज देयर फॉर मी। हर इंसान यही सवाल पूछता है, व्हाट इज देयर फॉर मी, ये कंटेंट मेरे मेरे लिए क्या है इस कंटेंट के अंदर। अगर आपका कंटेंट सामने वाले को कुछ दे रहा है, कोई वैल्यू दे रहा है, कोई नॉलेज नॉलेज दे रहा है, उसके काम की कोई चीज है, तो वो देखेगा। सिर्फ पहली चीज। दूसरा, उसका एंगेजमेंट बढ़ सके, वो आपके कंटेंट को और ज्यादा कंज्यूम कर सके, इसलिए आपके कंटेंट को और क्लियर, और ज्यादा एंगेजिंग, और ज्यादा क्रिस्प, इसके ऊपर आपको बार बार बनाते रहना पर्सन। पड़ेगा। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है कंसिस्टेंसी। आपने आप बोलते हो कि मेरा कंटेंट, हाँ ये बात तो सही है कि मेरा मेरा कंटेंट सामने वाले के काम का है, आप ये बोलते हो, चलो ठीक बात है। आप बोलते हो कि मेरा मेरा कंटेंट एंगेजिंग है, सामने वाले को समझ में आएगा, इजीली समझ में आएगा, उसको क्लियर होगा, जो भी है, एंगेजिंग है, काम का है, एंगेजिंग है, ये दोनों में टिक मार्क आपने लगा दिया। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो ये दोनों का भी कोई फायदा नहीं है, आपको कंसिस्टेंट बिल्कुल। भी रहना पड़ेगा। क्योंकि वो चीज आपने शुरू करी है तो उसको कंटिन्यूअसली करते जाओगे, तब जाके वो लोगों तक पहुंचेगा। तो बिल्कुल। कंसिस्टेंसी, बिल्कुल। ये तीन मेन चीज है। अगर ये तीन चीज कर लोगे तो इसके बाद बाकी सारी कहानी इसके बाद है। उसके बाद जो भी सवाल होते हैं ना कि डिस्क्रिप्शन में कुछ डाल दें क्या, कुछ कीवर्ड्स ले लें क्या, थंबनेल ऐसा ले लें वैसा ले लें, वो सब इस इन तीनों के बाद है। ये तीन मेन है। बिल्कुल। तो ये तीन पहले ठीक करना है, उसके बाद फिर वो टेक्निकल्स पे धीरे धीरे जाना है। पहले कंसिस्टेंसी तो होना ही चाहिए कि आप जो कर रहे हो, जो आप बना रहे हो, वो आपके ऑडियंस को चाहिए भी या नहीं चाहिए। आप पोर्ट्रेट बना रहे हो लेकिन उनको तो हजारों पोर्ट्रेट आपसे भी अच्छे अच्छे दिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, फिर वो क्यों आपके पोर्ट्रेट को ही टाइम देंगे? लेकिन हंड्रेड आप कुछ परसेंट ऐसा दीजिए जो कि आप ही दे पा रहे हो। जैसे आपका हो सकता है समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, तो हो सकता है वो बाकी से ना समझना प्रेफर करे, वो आपकी वीडियो को देख करके ज्यादा अच्छे से समझे। तो कुछ ऐसा करो जो आपके ऑडियंस के लिए वैल्यूएबल हो, उनको चाहिए ये, तो डेफिनेटली वो देखेंगे। मतलब सिंपल रूल हंड्रेड है, परसेंट उनको जो चाहिए वो उनको दो, तो वो जरूर उस चीज को लेंगे। या बहुत ही सिंपल है, लेकिन समझते नहीं है आजकल के बहुत सारे लोग, और कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। ऐसा क्या होता है ना, 2-3 वीडियो डाले और पूछते हैं कि अभी तक
ना इसमें अच्छे व्यूज आए, ना कुछ नहीं मेरे हुआ कुछ उसमें। फॉलोवर्स बढ़े। अब कंसिस्टेंट है ही नहीं तो फिर आप इस चीज को भी, अगर पेशेंस नहीं है तो मैं बोलता हूँ कि आप मत कीजिए। आप सिर्फ फ्रस्ट्रेट होने वाले हैं, तो पहले आप पेशेंस भी थोड़ा डेवलप कीजिए, इसीलिए प्लानिंग कर मैं लीजिए कि हमेशा 4 साल तक फंडामेंटल्स बोलता करना रहता है हूँ। बिना किसी रिजल्ट के। इसलिए मैं हमेशा फंडामेंटल्स बोलते रहता हूँ कि बिल्कुल। फंडामेंटल्स ठीक करो, बाकी सारी कहानी उसके बाद है। ये बिल्कुल, अगर फंडामेंटल्स हैं, फंडामेंटल ही क्लियर सोशल नहीं है मीडिया तो की फिर। ये फंडामेंटल्स हैं। उसके बाद आप जितनी इन्फॉर्मेशन लेते हो कि इसका कलर कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए, इसका राइट। हैशटैग ऐसा होना चाहिए, वो सब चीज़, ये तीनों ठीक है तो उसके बाद कोई सेंस बनेगा। ये तीनों ठीक नहीं है तो उसके बाद आप कितनी भी इन्फॉर्मेशन लेते रहो, थोड़ा सा हैशटैग को इधर कर लो, टाइटल को बदल लो, कुछ भी करते रहो, कोई काम का नहीं है। ये तीनों ठीक अगर नहीं है तो फंडामेंटली बिल्कुल। आपको पहले ठीक होना ही पड़ेगा। अगर आपने देखा होगा, मुझे मैंने भी आपकी वीडियो देखा है तो मुझे पता चला है कि ऐसे बहुत आर्टिस्ट है जो 30+, 40+, 50+ है, जो जैसे कि हाउस वाइफ है, या बहुत सारे ऐसे पर्सन है जो वर्क कर रहे हैं, लेकिन आर्ट एक ऐसा क्वालिटी है ना कि जिसको पसंद है वो चाह करके भी छोड़ नहीं सकता। अगर वो रिटायर भी हो जाता है ना, उसके बाद भी अगर उसको मौका मिलता है ना, तो वो बोलता है कि मैं अब करूंगा। पर बहुत सारे ऐसी ऐसे पर्सन है जो 30-40+ है और बिजी शेड्यूल बहुत है। इस बीच में वो कैसे अपने पैशन को कंटिन्यू रखें? देखो वहाँ पे तो उनको एक टाइम पहले निकालना ही पड़ेगा कि आपका अगर उस चीज़ को कंटिन्यू करना है तो आप पहले देखो कि सुबह के आपको टाइम मिल रहा है, शाम को टाइम मिल रहा है, रात को टाइम मिल राइट। रहा है। जब भी आप आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जब भी आपको निकल रहा है टाइम, उस चीज़ में आप उस टाइम को आप यूज़ करो। वो टाइम का यूज़ पहले तो, अगेन, आप उस टाइम पे क्या बनाओगे उससे पहले आप ये देखो कि वो टाइम आप डेली निकाल तो सको पहले। बिल्कुल। आपने एक दिन जी जान लगा के 1000 चीज़ें पढ़ दी, लेकिन अगले दिन से छूट गया तो कोई मतलब नहीं है। आप एक राइट। सिंपल चीज़ कर रहे हो, एक आर्टवर्क बना रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, उस 1 घंटे में आप अपनी अपना इम्प्लीमेंट कर रहे हो उन चीज़ों को। पहले उसको रेगुलर करो, पहले उसको आदत में लेके आओ, वो आदत बने पहले। फिर उसी आदत का यूज़ करके जो भी लर्निंग्स हैं अपनी बढ़ाते जाओ, प्रैक्टिस अपनी बढ़ाते जाओ। उस 1 घंटे में फिर क्या और बेटर हो सकता है, फिर आप उसको सोचो। तो पहले तो वो आदत बनाना ज़रूरी है, उसके बाद फिर बिल्कुल। आके आप प्रैक्टिस क्या कर रहे हो। राइट। पहले आदत बन जाए एक जगह, मैं तो बोलता हूँ पहले आप, एक मैंने देखा था कहीं पे कि वहां पे कुछ सिखाया जाता था, तो वहां पे बोला जाता था ना कि आपको आ करके पहले सिर्फ बैठना है यहाँ पर पे 1 आवर, तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ बैठना है। पहले आप इतनी देर बैठने की आदत डाल लोगे, फिर आप बैठ करके पढ़ भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन पहले बैठने की हैबिट तो डेवलप कीजिए। वो बैठ ही नहीं पाते एक जगह पे शांति से, तो वर्क कैसे करें? तो ये हो गया फंडामेंटल के लेवल पे सिखाना चीजों को। पर मैंने ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट देखे जो फंडामेंटल पे काम ही नहीं करना चाहते। वो बोलते हैं कि सर मुझे आर्ट पसंद है, मैं बस करता हूँ या करती हूँ, वो अच्छा बन रहा है नहीं बन रहा है बस मैं करती हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि हाँ ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रोफेशनल वर्क नहीं करना चाहते, ठीक है, आपको जो पसंद है आप कीजिए, लेकिन जिनको प्रोफेशनली वर्क करना है और इम्प्रूवमेंट चाहिए, उनके लिए तो बहुत जरूरी है फंडामेंटल सीखना। और एक बात ये भी है ना कि इम्प्रूवमेंट जब होता है तो हम मोटिवेट रहते हैं कि कल से ये थोड़ा आज बेहतर दिख रहा है, तो हम आगे भी वर्क कर सकते हैं। तो ये टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट होना कहीं ना कहीं हम ही लोग के लिए इंस्पिरेशन है, हम ही लोग के लिए मोटिवेशन है कि हाँ बिल्कुल आज मैंने कल से कुछ बेहतर बनाया है, तो मैं आगे और बेहतर बना सकता हूँ या बना सकता हूँ। दैट्स वाई डेफिनेटली फंडामेंटल सबके लिए, जिसको नहीं पसंद है वो भी जरूर सीखे इसके ऊपर। इम्पॉर्टेंट है। सर, सर अभी तो जैसे बहुत सारे आर्टिस्टों का ये है ना, थोड़ा अच्छा पोर्ट्रेट बना लिया और इस चीज के पीछे चले जाते हैं कि अब कमीशन वर्क, कमीशन वर्क, कमीशन वर्क कहाँ से मिले, कितना मैं उसका पेमेंट डिसाइड करूँ, सब कुछ कमीशन के पीछे लग जाते हैं। तो आप उनके लिए भी कुछ बोलिए कि आप कब कमीशन वर्क ले या ना ले, और आपका पहला कमीशन का क्या स्टोरी है? आप आपने भी पहला देखो कमीशन लिया होगा, उसके पीछे का मेरा क्या स्टोरी, कमीशन, कैसे आपको मिला था? पहला कमीशन वर्क मैंने शायद 2016 में किया था शायद, 15 या हम्म। 16 के बीच का टाइम था। उस कमीशन वर्क के बदले मुझे एक डीओ की बोतल मिली थी। ये मेरा पहला कमीशन वर्क था कि मैंने ओके। एक पोर्ट्रेट स्केच किया था। तो एक भैया थे, मतलब हमारे जान पहचान के थे, तो उनको किसी का पोर्ट्रेट बनवाना था। और उस समय तो मैं प्रैक्टिस ही कर रहा था, तो मैं स्केचिंग ऐसे ही करते रहता था। वो मैं फन के लिए करता था कि कोई बनवाना है बनवा लो, रिटर्न पे कर दिया अच्छी बात है, तो ऐसा था वो। तो उनको वो पता रिटर्न कैसे में, चला कि आप बनाते हैं? वो इसलिए पता चला क्योंकि मैं, एक तो वो पास में रहते थे घर के, और ओके। जब हम लोग जहाँ पहले रहते थे वहाँ मैं बचपन से ड्राइंग कर रहा हूँ, हर कॉम्पिटिशन्स में जा रहा हूँ, तो वो आसपास के लोग देखते रहते थे कि ये लड़का ड्राइंग करता है। और जब उस समय मैं फेसबुक चलाता था, फेसबुक में अपने आर्टवर्क्स भी पोस्ट करते रहता था, तो वहाँ से भी पता चला कि ये इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली कर रहा है। तो पहला कमीशन तो ऐसे मिला था।
और फिर दूसरा कमीशन वर्क भी ऐसे ही मिला था कि हमारे एक दूसरे स्कूल के टीचर थे, मैथ्स के टीचर थे शायद वो, तो मैथ्स या साइंस के, तो उनको पता चला कि मैं पेंटिंग करता हूँ, तो उन्होंने अपना फैमिली पोर्ट्रेट बनवाया था। उसमें उनके 4 या 5 मेंबर्स थे फैमिली के, तो उसका मैंने 2000 या समथिंग चार्ज किया था। वो अच्छा खासा बड़ा पेंटिंग था वो। ये भी उस ओके। समय की बात है, 2016 के आसपास की। तो ये उस समय पहले कमीशन वर्क ऐसे हुए थे। नाउ अब जो आपका दूसरा क्वेश्चन था कि कमीशन वर्क की जर्नी कैसे होनी चाहिए, सबसे पहली चीज कि कमीशन वर्क, अगर आपको सीरियस हो आप कमीशन वर्क को लेके, तो आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, और इस चीज को बहुत खुले दिमाग से समझना। कुछ रट्टा मारने की चीज नहीं है, एक समझदारी आ जाएगी। जब आप अपने आर्टवर्क्स पे काम करते हैं, आप अपने आर्टवर्क्स को डेवलप करिए पहले तो। आपका एक पैशन जरूरी कि मैं अपने आर्टवर्क्स को और अच्छा करना चाहता हूं, करना चाहती हूं, वो अंदर से डिजायर होना चाहिए। क्योंकि मान लो फॉर एग्जाम्पल, आपने थोड़ा बहुत आर्टवर्क किया और आपको लगा कि मैं कमीशन वर्क करती हूं या करता हूं। आपने सोशल मीडिया पे 50 बार पोस्ट कर दिया, आपने हर जगह डाल दिया, घर परिवार सबको बता दिया, किसी ने कमीशन वर्क आपको दे दिया, आपने बना दिया। उसके बाद क्या? उसके बाद क्या होगा? बंद हो गया फिर, और वही होता है। तो सबसे पहले ये डिजायर अपने अंदर रखो कि आपका आर्टवर्क बहुत अच्छा बनते रहना चाहिए, उसको इंप्रूव करते रहना है। ये पहली चीज है। दूसरी चीज, कमीशन वर्क जैसी आप बोलते हो ना, कमीशन वर्क, ये वर्ड जैसे ही आपके दिमाग में आया कमीशन वर्क, ये समझ जाना कि आपको बिजनेस के हिसाब से अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। एक पेंटिंग है, आप किसी को दे रहे हो, कोई आपको, आप उसके लिए पे कर रहा है, तो एक तरीके से वो बिजनेस की तरह आप उसको डेवलप करते हो। तो बिजनेस का माइंडसेट यहां पे होना फिर जरूरी होता है। वो इसलिए क्योंकि आप उसको अगर लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करना चाहते हैं, तो वो थॉट के साथ आप कर पाओगे। ऐसे रैंडम कोई मिल गया, आपने बना दिया, पे कर दिया, आप खुश हो गए, फिर 4 साल बाद एक पेंटिंग मिल रही है, फिर 6 महीने बाद एक आर्टवर्क मिल रहा है, तो वो उससे कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। वो 6 महीना में एक पेंटिंग बना के आप प्रोफेशनल कमीशन आर्टिस्ट नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि पहले आप कमीशन वर्क्स के लिए पहले अपनी स्किल्स को डेवलप करो, पहली चीज। दूसरा, आप बिजनेस के हिसाब से सोचना शुरू करो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सीरियस हो तो। अब बिजनेस के हिसाब से जब आप सोचते हैं, तब आपको यह समझ में आता है कि लोग मुझसे कमीशन वर्क तो तब बनवाएंगे जब उनको पता होगा कि मैं कमीशन वर्क बनाता हूं। राइट। बेसिक सी बात है। और उनको ये दिखना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा आर्टवर्क बनाता हूं या बनाती राइट। हूं। ठीक है? ये बेसिक बिजनेस के हिसाब से हम समझ रहे हैं कि लोग जब देखेंगे कि मैं बहुत अच्छी पेंटिंग या बहुत अच्छा आर्टवर्क बनाता हूं, बनाती हूं, तब जाके मुझे चांसेस हैं, श्योरिटी नहीं है, चांसेस हैं कि वो कमीशन वर्क देंगे। अब ये चांसेस तभी इंक्रीज होंगे जब वो लोग, 100 लोग जानते हैं, उसकी जगह अगर 1000, 10,000, 1 लाख लोग जानेंगे, तो चांसेस बढ़ते चले जाएंगे कि मेरे पास पेंटिंग के ऑर्डर ज्यादा आए। ये कॉमन सेंस है, ये बेसिक्स है। ठीक। नाउ, अब लोग कैसे जाने कि मैं कमीशन वर्क अच्छा बनाता हूं या बनाती हूं? सिंपल सी बात है, आप उसके अराउंड कंटेंट डालेंगे सोशल मीडिया पे। बिल्कुल। और कंटेंट में सिर्फ आप अपनी पेंटिंग्स की फोटो पोस्ट नहीं करेंगे, आप बताएंगे कि वो कमीशन वर्क की जर्नी क्या थी, आपको आपका वो आपने वही मटेरियल क्यों इस्तेमाल किया, वो कमीशन वर्क के पीछे आपकी नॉलेज क्या है, उस कमीशन वर्क के पीछे का आपका एक्सपीरियंस क्या है। आप अपनी स्टोरी, अपनी नॉलेज, वही ना, प्रेजेंट करने का तरीका होना चाहिए। आप बिल्कुल। प्रेजेंट अच्छा कर रहे हैं तो ज्यादा लोगों तक वो चीज पहुंचेगी, ज्यादा लोग आपसे रिलेट कर पाएंगे। एक स्टोरी स्टोरी ट्रैवल होती है। मेरे बताने का तरीका डिसाइड करेगा कि कितने लोग उसको सुनेंगे, कहां तक वो बात जाएगी। तो अगर मैं कमीशन आर्टवर्क बना रहा हूं और मैं उस कमीशन आर्टवर्क के बारे में बता रहा हूँ कि अरे ये कमीशन वर्क मुझे यहाँ से मिला, ये वाले एक हमारे अंकल ने ये कमीशन वर्क दिया, उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने बोला कि मैं ये पेंटिंग बनाऊं। ये पेंटिंग को बनाते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि XYZ मेरे ये चीजें, मैं ये टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये टूल अच्छा होता है, ये टूल बुरा होता है। जब आप चीजें बताते हो तो दो चीजें होती हैं, लोग कनेक्ट हो पाते हैं और लोगों को पता चलता है कि उस टॉपिक के ऊपर आपकी एक्सपर्टीज है। अगेन, बिजनेस के हिसाब से आप क्लियर होने जरूरी है। ये चीज आपने किया, आपने दिया, फिर रिव्यूज कलेक्ट करो कि सामने वाले से आप रिव्यूज ले सकें कि उनको अच्छा कैसा लगा। क्योंकि उनका जो रिएक्शन होगा, उनका जो इमोशन होगा, जो उनका कमीशन वर्क को लेने के बाद उनका रेस्पॉन्स होगा, वो रिकॉर्डिंग्स अगर आपके पास हैं, तो वो चीज आप सामने और दिखा के और लोगों के साथ ट्रस्ट मेंटेन कर पाएंगे। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है कि पेंटिंग दे दी, पैसा आ गया, खुश हो गए, नहीं। आपको अपना रेपुटेशन भी बिल्ड करते हुए चलना है कि कल के डेट में आपको, आपने कोई पेंटिंग दी,
सामने वाले को वो पेंटिंग पसंद नहीं आई तो रेडी रहो उसको और अच्छा करने के लिए। आपने कोई पेंटिंग बनाई, आपने उसको फ्रेम करवाया, डिलीवरी में फ्रेम टूट गया, तो रेडी रहो उसका पैसा रिफंड करने के लिए, क्योंकि सामने वाले को वो नेगेटिव रेस्पॉन्स आपको नहीं चाहिए। आपको पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस देने हैं, साथ में अपना प्रॉफिट मार्जिन भी आपको मेंटेन करना है, अच्छे रेस्पॉन्स देने हैं, ट्यूटोरियल्स कलेक्ट, उनके टेस्टिमोनियल्स कलेक्ट करने हैं, और इस चीज राइट। को मेंटेन करके चलना है। ये अगर आप रेगुलर बेस पे कर ले जाते हो तो फिर बहुत ऑर्डर्स मिलते हैं हमारे साथ। मैं डेफिनेटली। कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सोशल मीडिया पे कमीशन वर्क कर रहे हैं और उनके पास 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 6 महीने की ऑर्डर्स पेंडिंग है। जब मैं भी राइट। कमीशन वर्क करता था ये चीज होती थी, लेकिन ये समझना जरूरी है कि आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से चल रहे हो तो वैसा थॉट रखना शुरू से। इनफैक्ट सर, जब मुझे पहला कमीशन वर्क मिला था ना, तो वो भी मुझे मेरे फ्रेंड से मिला था। अभी जैसे क्या है ना, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि मुझे कमीशन वर्क मिला लेकिन वो प्राइस देने के लिए रेडी नहीं। जब मुझे पहला कमीशन वर्क मिला था, उसका भी प्राइस बहुत ही कम था, अराउंड 200 रुपीज ऐसा कुछ प्राइस था। तो मैंने उसको बनाया, मैंने इस नजर से बनाया ना कि जब मैं उसको पोर्ट्रेट दूंगा तो मैं एक फोटो क्लिक करूंगा, मैं उसको पोर्ट्रेट देते हुए। तो मैंने इसको एज अ एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग सोचा कि चलो ये 200 जो है वो भी बहुत है, मैं फ्री का मार्केटिंग करवा रहा हूँ एक तरह से। ये मेरे लिए ऐसा नहीं कि फ्री का वर्क है, ये एक्चुअली में वर्क है जो मेरे लिए एडवर्टाइजमेंट करेगा। फिर मैंने उसको वर्क देते हुए एक फोटो भी क्लिक किया। फिर मैंने क्या सोचा ना कि मैं इंस्टाग्राम पे तभी मेरे 100 200 ऐसे कुछ फॉलोवर्स होंगे, तो स्टोरी पे कुछ खास व्यूज आते नहीं थे। तो मैंने सोचा ना कि जो अभी मेरा रिसेंट अच्छा वर्क है, मैं एक स्टोरी लगाता हूँ कि जो भी इस वर्क को अपने स्टोरी पे लगाएगा और जिसको सबसे ज्यादा व्यूज आएंगे, मैं उसका फ्री में वर्क बनाने वाला हूँ। क्योंकि मुझे ये भी लगा ये एक इन्वेस्टमेंट है मेरे लिए। तो इससे मैंने ये देखा ना कि जिसको सबसे ज्यादा व्यूज आएंगे, डेफिनेटली उसके फॉलोवर्स भी ज्यादा होंगे। तो मैंने उसका वर्क, ये स्टोरी भी फिर 5 6 लोगों ने लगाया, और जो विनर था उसके अच्छे खासे व्यूज आए थे। फिर मैंने उनका फ्री पोर्ट्रेट तो बनाया, लेकिन उनको पोर्ट्रेट देते हुए फिर एक पिक्चर क्लिक किया जिसको उन्होंने भी पोस्ट किया, मैंने भी पोस्ट किया, और वहां से काफी सारे लोगों ने इस चीज को देखा। तो ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको खुद ही सोचना होगा कि आप कैसे लोगों तक पहुंचोगे। लेकिन सबसे पहले है कि आपका वर्क अच्छा होना चाहिए। आपका वर्क खराब है तो ना तो कोई स्टोरी लगाने वाला है, ना तो लोग आपको पसंद करेंगे, ना ही लोग उस चीज को अप्रिशिएट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि अपना वर्क जो है उसको इम्प्रूव करो, फंडामेंटल इम्प्रूव करो। फिर आप धीरे धीरे ग्रो कर ही जाओगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क को इम्प्रूव करना ही करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग फंडामेंटल इम्प्रूव करते नहीं है, बस एक पोर्ट्रेट बनाया और उनके अंदर ये होता है कि आप मुझे कहीं ना कहीं से कोई ऑर्डर दो, मैं भी पैसे कमाऊंगा, ग्रो करूंगा, ऐसा वैसा। लेकिन पहले थोड़ा पेशेंस तो यहाँ भी रखना पड़ता है। स्टार्टिंग में कोई आपको लाखों रुपया नहीं दे देगा। अभी आपको जानता कौन है जो आपको इतने पैसे देगा? जरूरी आपने है, ये बोला है ना पॉइंट को कि समझ के करना आर्टिस्ट, जरूरी है। आर्टिस्ट को लोग पैसे देते हैं, उसके वर्क को नहीं देते हैं। मैं आपकी सारी बातें सुनता हूँ। आर्टिस्ट को लोग वैल्यू करते हैं, ना कि उसके वर्क को। ओके सर, अब कुछ ऐसे क्वेश्चन है छोटे छोटे जो कि मैंने एक वो लगाया था क्वेश्चन कि मैं लाइव आने वाला हूँ, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो उसी में से कुछ क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। जैसे एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि हम देख कर बना लेते लेकिन इमेजिनेशन से नहीं बना पाते, तो आप इसको कोई शॉर्ट में आंसर देना चाहेंगे कि आप अभी से इमेजिनेशन पे मत पड़िए, पहले आप देख देख के इतना बना लीजिए कि वो आपके सबकॉन्शियस में चल जाए कि चीजें ऐसी होती है। तो फिर आप डेफिनेटली इमेजिनेशन से बना सकते हैं। आप क्या कहेंगे सर? देखो, बिना देखे बनाने का ट्राई करो, नो डाउट। अगर मैं यहाँ पे अभी बैठा हूँ, मेरे पास अगर मान लो एक पेपर है, ठीक है, मान लो एक पेपर है मेरे पास, तो मैं रैंडमली एक सीनरी बना सकता हूँ, एक इंसान बना सकता हूँ। मैं देख देख के बनाने का ट्राई करूंगा, उसमें आपकी गलती हो रही होने दो, फिर इस बेसिस पे अपने आप को जज मत करो कि मैं देख देख के परफेक्ट नहीं बना पा रहा। बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप ये बोल देते हो कि मैं देख के बना लेता हूं, ये सेंटेंस ही गलत है। आप एक बार सच में बताओ कि क्या आप एक्चुअल में देख के बना लेते हो, तब आपको रियलाइज होगा कि नहीं, ये बात सच नहीं है। एक्चुअल में देखो एक बार, सामने एक पेड़ है, पेड़ कटा हुआ है, उसमें एक पक्षी बैठी है, क्या आप उस सीन को बना लोगे देख के? क्या उसके प्रपोर्शंस, उसके एंगल्स, उसके लाइन सारे सही हैं? क्या सामने एक इंसान बैठा है, वो इंसान सर पे एक कटोरा, एक टोकरी लेके बैठा है, उसमें फल रखा हुआ है, उस मॉडल को आप देख के बना लोगे? तो हम लोग ये ना सेंटेंस हम लोग बहुत इजीली यूज कर लेते हैं कि मैं देख के बना लेता हूं। एक्चुअल में अपने आप को सच बोलो पहले कि क्या आप सच में देख के बना लेते हो, तब आपको रियलाइज होगा कि नहीं, अभी इस पे काम करना जरूरी है। बाकी आप साथ में इमेजिनेशन से बना रहे हो, ट्राई कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस को पहले ठीक करो कि जब आप एक्चुअल में देख के बना लोगे तो राइट। ऑटोमेटिकली आपका इमेजिनेशन इंप्रूव हो ही जाएगा। बिल्कुल सर।
इनफैक्ट जब मैं सिखाता हूँ ना क्लास में कि आप इस तरीके से चीजों को मेजर कीजिए कि अगर दो ऑब्जेक्ट है तो उसका हाइट जो है वो पहले ऑब्जेक्ट के सेंटर से कितने दूर है, मतलब जब बेसिक बताता हूँ तो लोग एक बार ट्राई करते हैं और बोलते हैं कि सर मुझसे अच्छा नहीं बन रहा, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं अच्छा। बोलता हूँ कि आप जब तक 10-15 बार ना बना ले तब तक हम्म। आप जज ही मत कीजिए उसको कि मैं अच्छा बना रहा हूँ खराब बना रहा हूँ। पहले आप कुछ ड्रॉ तो कीजिए 10 बार, 15 बार, 20 बार। एक ना आइडिया आया मेरे को अचानक से, एक चीज़ याद आई मेरे को कि क्लासिकल स्टडीज़ में अपनी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक एक्सरसाइज करी जाती है। ओके। क्लासिकल स्टडीज को एक बार बताएंगे क्या? क्लासिकल स्टडीज क्लासिकल तरीके से आर्ट को सीखने के तरीके होते हैं। अब क्या होता है, इंटर सबकी वॉइस रुक गई है। अभी आ रही है ऑडियो? यस। तो कुछ तरीके हैं जो ओल्ड मास्टर के टाइम से चल रहे हैं। ओके। कि हम प्रॉपर फंडे को समझें, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन पे काम करें, प्रॉपर उसको लेयरिंग करें, वैल्यू समझें, तो एक तरीका है क्लासिकल अप्रोच जिसको नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं। अब उसमें एक तरीका है अपनी मेमोरी ड्राइंग को इम्प्रूव करने का। ओके। उसमें यह तरीका ऐसे अपनाया जाता है कि पहले तो हम लोग देख के बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये चेहरे को बना रहा हूँ, ओके, मैंने इसकी फोटो ली हुई है, या फिर मैं अगर रियल लाइफ से बना रहा हूँ तो कोई कास्ट प्लास्टर से बना हुआ कोई मूर्ति सामने रखा हुआ है, या कोई इंसान अगर सामने बैठा है, तो अगर मैं उसको देख देख के बना रहा हूँ तो पहले तो देख के बनाया जाता है कि हाँ प्रॉपरली आप मेजर कर सको कि हाँ लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, प्रोपोर्शंस कैसे हैं, आप उसको ऑब्जर्व कर सको। जब आपका ये इंप्रूव हो जाएगा, ये टेक्निकल स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाएगा कि आप लाइन एंगल्स प्रोपोर्शन देख के सही बना पा रहे हो, तो इसके बाद मेमोरी ड्राइंग के लिए एक एक्सरसाइज करवाई जाती है। मैंने उस एक्सरसाइज को काफी किया नहीं, लेकिन एक्सरसाइज ऐसी होती है, सामने एक फोटो है, बगल में पेपर लगा हुआ है। ये मान लो फोटो है, बगल में पेपर है। ओके। तो पहले तो हम देख रहे हैं और बगल पेपर में बना रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं, यहां बना रहे हैं, ठीक। उसके बाद डिफिकल्टी बढ़ाई जाती है। फोटो यहां है, पेपर 10 मीटर दूर है, हम यहां देख रहे हैं और 10 मीटर दूर जाके बना रहे हैं। और उस राइट। 10 मीटर के डिस्टेंस में जब हम चल के जा रहे हैं, तब तक हमें याद रखना होता है कि ये लाइन इतनी ही बड़ी थी। और इसकी डिफिकल्टी आर्टिस्ट, जो क्लासिकल ट्रेंड आर्टिस्ट होते हैं, वो इस हद तक बढ़ाते हैं। 2 मंजिल बिल्डिंग है, पहली मंजिल पे रेफरेंस इमेज है, यस। सेकंड फ्लोर पे पेंटिंग बन रही है, वो यहां देखते हैं, दूसरे फ्लोर में जाके पेंटिंग बनाते हैं। तो इससे मेमोरी ड्राइंग बहुत स्ट्रांग होती है कि आप यहां देख के गए कि ये लाइन इतनी बड़ी होगी, आप याद करके गए ये लाइन इतनी बड़ी होगी, इतनी बड़ी होगी, वहां जाके आपने उतनी बड़ी लाइन खींची। फिर आप वापस आए, आपने देखा इस लाइन के बाद एक एंगल इतना बड़ा है और ऐसा इस एंगल में है। उस एंगल को आप याद करके गए, वापस गए, उस बिल्कुल। एंगल को बना के वापस आए। तो ये एक एक्सरसाइज कराई जाती है क्लासिकल ट्रेनिंग में। इनफैक्ट सर ये ऐसी प्रैक्टिस मैं भी अपने क्लास में करवाता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ ना कि मैं अभी आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि उसमें कितने सारे शेप्स है, कौन सी चीजें किससे कनेक्टेड है, कौन सा शेप बड़ा है, कौन सा शेप है जिसका साइज इक्वल है, कौन सी चीजें लाइन में है। तो यहाँ उन लोग की ऑब्जर्वेशन भी इंप्रूव हो रही है, मेजरमेंट भी इंप्रूव हो रहा है, मेमोरी भी इंप्रूव हो रहा है। और जो दो मैं सिर्फ टाइम देता हूँ लिमिटेड, आपके पास 2 से 3 मिनट है, आपको पूरा फोकस अभी इस पिक्चर को सिर्फ ऑब्जर्व करना है। इससे फोकस भी इंप्रूव होता है। फिर मैं उस पिक्चर को हटा देता हूँ और बोलता हूँ कि अब आपको ड्रॉ करना है आपने जितने चीजों को ऑब्जर्व किया था। फिर बनाने के बाद मैं उनको रेफरेंस पिक्चर दिखाता हूँ, बोलता हूँ अब आप खुद ऑब्जर्व कीजिए कितनी सारी चीजें आपने ऑब्जर्व की थी और किन चीजों को आपने ऑब्जर्व नहीं किया। तो डेफिनेटली ये भी बहुत हेल्प करता होगा उनका ऑब्जर्वेशन प्लस मेजरमेंट। यही तो है ड्राइंग, आप ऑब्जर्व कितने अच्छे से कर पा रहे। जो ऑब्जर्व होगा वही तो पेपर पे आएगा। अगर आपने ऑब्जर्व ही नहीं किया कि वहां पे एक पर्सन है तो आप उसको ड्रॉ ही कैसे करोगे जब तक वो ऑब्जर्व होके माइंड में गया ही नहीं। तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल। ऑब्जर्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है। ये चीज आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। जो सीरियसली इस पे वर्क कर रहे हैं वो जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन। ओके बिल्कुल। सर। सर कुछ क्विक क्वेश्चन है, जैसे फ्री हैंड आपको ड्राइंग करना ज्यादा पसंद है या किसी मेथड का यूज करके जैसे ग्रिड वगैरह? फ्री हैंड ही, मैं तो फ्री हैंड ही करता हूँ, लेकिन ओके। कई लोग ग्रिड में कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि ग्रिड भी फ्री हैंड है। ग्रिड ग्रिड फ्री हैंड से अलग नहीं है, ग्रिड भी फ्री हैंड का ही पार्ट है। बस ये है बिल्कुल सर। कि फ्री हैंड में आप पूरा चेहरा बना रहे हो, ग्रिड में राइट। आप एक हिस्सा बनाते हो, तो उस बॉक्स के अंदर आप फ्री हैंड काम कर रहे हो।
बस वही डिफिकल्टी हम बढ़ाते चले जाते हैं, लाइंस को हटाते चले जाते हैं, तो फिर आप डेफिनेटली कंप्लीटली सर, फ्री हैंड हो जाते हो। मैं भी ऐसे ही सिखाता हूँ। आप पहले बॉक्स में बनाइए, एक बॉक्स के अंदर तो मेजर करना सीखिए, वो भी तो फ्री हैंड ही आप मेजर करें। फिर धीरे धीरे बॉक्स का क्वांटिटी बड़ा करते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब पेपर पे सिर्फ 4 ही बॉक्स होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब पेपर पे 2 बॉक्स होगा, फिर एक भी बॉक्स नहीं होगा। तो स्टेप बाय, और अगर मैं डायरेक्टली उनको दे दूँ फ्री हैंड बनाने, तो वो डिमोटिवेट हो जाएंगे कि सर बन नहीं रहा, इतना हार्ड लग रहा है। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप करो तो ज्यादा बेटर है। सर बिल्कुल बिल्कुल। पेंटिंग या स्केचिंग, आपको ज्यादा क्या पसंद है? ऑयल पेंटिंग। ऑयल पेंटिंग, आपके पहले के भी बहुत सारे ऑयल पेंटिंग के वर्क है, लेकिन शायद फंडामेंटल के लिए आप जो पेन से स्केचिंग करते हैं, जहाँ पे आप देखते हैं अगर एक कर्व लाइन है तो उसके लिए एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, स्ट्रेट लाइन में सिंप्लीफाई करो ड्राइंग को। फंडामेंटल के पेन लेवल पे देखें तो स्केचिंग पहले और वही ऑयल करना पेंटिंग में चाहिए। दो मैक्सिमम करता हूँ। यहाँ पे आपको पीछे दिख भी रहा होगा, ये एक पेन स्केचिंग है जो मैंने राइट, आपके पेन स्केचिंग मैंने देखा है, जो आप लाइव बनाते हो, साथ साथ में एक्सप्लेन भी करते हो, राइट। बहुत ही ज्यादा। और इधर एक ऑयल पेंटिंग है ना सर? हाँ, ये ऑयल पेंटिंग, हालांकि इसमें बहुत गलतियां हैं अभी फिलहाल, लेकिन ये कई साल पहले मैंने ओके, बनाई थी, तो एक याद के हिसाब से मैंने रखा हुआ है इसको। ओके सर, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा सर। ओके। अब आज के लिए मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चंस इतने ही रहे, बहुत ज्यादा भी ना हो, क्योंकि आप जो बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन है आप पहले उस पर वर्क कीजिए, ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा। आपने अभी एक वीडियो में ये एक्सप्लेन भी किया था कि किसी को टूर पे जाना था तो उसने सब कुछ बैग में पैक कर लिया, लेकिन फिर वो बैग उठा के जा ही नहीं पाया, क्योंकि वही है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। तो फिर वर्क होगा नहीं, सिर्फ दिमाग में इंफॉर्मेशन आएगा, ये करना है, पर होगा कुछ नहीं। ओके, सर आप कुछ कहना चाहेंगे, फिर हम लोग एंड कर सकते हैं। मुझे तो बहुत आपको अच्छा लगा कैसा आकाश, लगा? एंड आई डोंट नो, मैं चैट्स तो नहीं देख पा रहा था। ओके, आई ओके। बिलीव बहुत सारे लोग जो यहाँ पे, उनको कुछ चीज़ें क्लियर हुई हो शायद। एक बार आप लोग कमेंट में हार्ट रिएक्ट कर देना, दिल आता है तो अच्छा फील होता है कि हाँ, लोगों का ये प्यार मिल रहा है। पर्पल मुझे तो हट बहुत खास अच्छा लगा, करके सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, क्लियर थे, ज़रूरी थे लोगों के लिए। बहुत। तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा ये पूरा सेशन। और सर आप बिलीव नहीं करोगे, जितने क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उसमें से 60% क्वेश्चन, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ लेकिन 60% क्वेश्चन मैंने खुद बैठ के सोचा कि ये क्वेश्चन मैं फील कर रहा हूँ कि ये मेरा प्रॉब्लम था एक टाइम पे, तो डेफिनेटली मेरे लिए प्रॉब्लम है तो बहुत सारे लोग के लिए वो होगा। तो फिर वो क्वेश्चन मैंने लिखा। हाँ, रूटीन वाला जो क्वेश्चन था वो पर्सनली मुझे पसंद है, रूटीन जानना, क्योंकि बस पसंद है, मैं तो फॉलो तो नहीं कर पाता, हर आदमी का एक अलग रूटीन होता है। लेकिन हाँ, मुझे जानना बहुत पसंद है कि उसका माइंडसेट क्या था, वो क्या क्या सुबह से शाम तक करता है। और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सोशल ये इंटरनेट से भी हेल्प ली है कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि मैं डेफिनेटली जानता हूँ मेरे से लाख गुना ज्यादा इंफॉर्मेशन उस एआई के पास है। तो वो बहुत अच्छे से ये बता पाएगा कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोई ईगो नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं ही पूछूंगा, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो हमारे साथ अभी इंटरनेट है, तो इस चीज का हमें फायदा उठाना चाहिए। डेफिनेटली। डेफिनेटली सर। और कैसा लगा सर, आपको अच्छा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा आकाश, एंड बहुत अच्छा अभी लगा। हर्ट एंड हर्ट कंटिन्यू है सर कमेंट में। अच्छा सर, पर्पल हर्ट का क्या रीजन है? पर्पल हार्ट, देखो हम लोग, क्या होता है कि हम लोग अलग अलग ट्रेनिंग्स हमारी हैं ऑनलाइन, और हर ट्रेनिंग के लिए हमने एक हार्ट रखा हुआ है। जैसे ओके, हम लोग ओके। ड्राइंग मास्टर ट्रेनिंग रन करते हैं तो उसका एक ऑरेंज हार्ट है। अभी जितने मेंबर्स यहाँ पे हैं, अगर इसमें से कोई मेरे वाली कम्युनिटी के मेंबर्स होंगे तो वो आ रहे वो सर। सब इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग जब अरे, ड्राइंग मास्टर की बात करते हैं तो हम लोग ऑरेंज हार्ट रिएक्ट करते हैं। जब हम ओके, लोग, ओके। हमारी एक वाटर कलर की ट्रेनिंग रन होती है, काफ़ी अच्छी रन होती है, जिसमें कई सारे मास्टर्स अपने वर्कशॉप्स भी देते हैं, तो उसमें हम लोग पर्पल हार्ट यूज करते हैं, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी, ट्रेनिंग का नाम है द ट्रांसपेरेंसी, तो वो पर्पल थीम के हिसाब से, क्योंकि मैं जब भी कोई ट्रेनिंग डिजाइन करता हूँ ना, तो आर्ट है, कलर से रिलेटेड है, तो हम लोग हर ट्रेनिंग को एक कलर का फील देते हैं कि ये उस कलर के थीम के हिसाब से बनाए। तो हमने बिल्कुल। जब ड्राइंग की ट्रेनिंग बनाई तो हमने ऑरेंज का फील दिया, तो लोग ऑरेंज हार्ट डालते हैं। जब हमने ट्रांसपेरेंसी बनाई और उसके ऊपर जब हम डिस्कशन करते थे तो हमने पर्पल आर्ट डिजाइन किया। फिर हमने जब टीबीए प्रोग्राम बनाया, हमारा एक बिजनेस ट्रेनिंग वर्कशॉप चलते हैं, तो उसके लिए हमने ब्लू हार्ट डिजाइन किया। और अभी ओके, हमारा अगले साल हमारा ऑयल के ऊपर काम चल रहा है, तो उसके ऊपर हम ब्राउन हार्ट पे काम कर रहे हैं। ओके सर, डेफिनेटली। हार्ट एक तरह से कैटेगराइज करता है कि आप उस चीज को किस तरीके से रिप्रेजेंट एक कर रहे हो, उस फील चीज जाता के है लिए ना, वो कैसे कलर को प्यार देख के जता रहे फीलिंग हो आप, जाता एक तरह है। से एक्सप्रेस कर रहे हो उस चीज को आप कैसे हैं। डेफिनेटली सर, मुझे तो पर्सनली बताओ बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मैं आपको लॉकडाउन के टाइम से सीरियसली ऐसे देखते आया हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप जिस तरीके से समझाते हैं ना सर,
वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट सिर्फ ड्रॉ कर रहे हैं, समझा कम रहे हैं, लेकिन ड्राइंग पे ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन एक जो माइंडसेट उनके अंदर लाना है, कहीं ना कहीं वो आप ला रहे। बिगनर आर्टिस्ट हो गया या प्रोफेशनल हो गया, यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े जो आर्टिस्ट है उनके अंदर भी एक माइंडसेट आ रहा है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे, में किसी की निंदा नहीं करूंगा, लेकिन जैसे मुझे अगर कोई बिजनेस करना है तो मैं जानबूझ के पहले सोसाइटी में उसकी कमी को फैलाऊंगा, तब जाकर के मैं उसको अच्छे से मैं बेच पाऊंगा। तो एक तरह से लोगों के बीच अवेयरनेस किसी भी चीज को लेकर के होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्ट में भी लोग तभी कर पाएंगे जब इस चीज को लेके अवेयर होंगे। पेरेंट्स भी, फिर चाहे वो बच्चे हो, पेरेंट्स हो, टीनेजर हो या एजेड पर्सन हो, जब तक उनके अंदर एक अवेयरनेस नहीं आएगा तब तक वो इस चीज पे बात भी नहीं करेंगे। हम दिन भर किस चीजों के बारे में बात करते हैं जो हम सुनते हैं, जिन चीजों से हमें मजा आता है, लेकिन अगर हम आर्ट के बारे में चीजों को फैलाएंगे तो लोग इस पे बात करेंगे, और ये आज नहीं लेकिन आज से 5 साल बाद बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा सर। और डेफिनेटली बिल्कुल। मेरा भी ये कहीं ना कहीं एक ड्रीम है कि मैं भी इस चीजों को अच्छे से लोगों तक स्प्रेड करूं। इसीलिए मुझे पर्सनली आपसे बात करके तो बहुत अच्छा लगा। हमेशा आपको सुनता आया, लेकिन आज सामने से बात करके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। माय प्लेजर, मीन्स अ लॉट। ओके सर, डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में भी हमें ऐसा मौका मिले कि हम और चीजों को एक्सप्रेस कर सके, हेल्प कर सके, तो बहुत अच्छा होगा। और अगर आप चाहें तो हम दोबारा इस चीज पे बात करेंगे। अभी नहीं, अभी बिल्कुल। तो टाइम है। अभी जो ये बातें हुई है, जो लोग सुन रहे हैं, बस वो इस चीज को याद रखें, और कुछ भी नहीं चाहिए हमें, बस वो इस चीज को याद भी रखें और इस चीज को फॉलो भी करें। क्योंकि याद कितना भी रखो, अगर फॉलो ही नहीं कर रहे हैं तो मत याद रखो, मैं तो बोलूंगा ये फॉलो कीजिए तो आप इस चीज को याद भी रखें। ओके सर, तो कुछ ओके कहना चाहेंगे? आकाश, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कनेक्टिंग, इट मीन्स अ थैंक यू लॉट। सो मच सर। ठीक है, थैंक यू तो फॉर हमारा गिविंग। डायलॉग, लव आर्ट लिव आर्ट। ओके, सब कोई यस सर। करते रहो, काम करिए, फोकस करिए अपने पैशन पे, दिल लगा के काम करिए। बिल्कुल टाइम वेस्ट करना बंद करके दिल से काम बिल्कुल। करो। दिल से काम करोगे तो वो दिखती है चीज़ें लोगों को। ओके, ओके सर। बहुत ज़रूरी है। ठीक है थैंक आकाश, यू मिलते सो मच। हैं, मज़ा आया थैंक यू आपके सो साथ मच, जुड़ के, बहुत बहुत सारी ज्यादा, बातों को बहुत समझ अच्छा के लगा। करके। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके लॉट्स सर, ऑफ लव, बाय, टेक थैंक केयर, यू। बाय। ओके, सो हमारा सेशन कंप्लीट होता है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा सर से बात करके, और हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात किया, बहुत सारे क्वेश्चंस था। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको पार्ट बाय पार्ट करके अपने यूट्यूब पे, या ये वीडियो इंस्टाग्राम पे अपलोड हो जाएगी, तो जिन्होंने भी इसको मिस किया है, वो बीच बीच में अगर वो कट हो चुके थे, या जिन्होंने भी पूरा सेशन नहीं देखा, मैं कोशिश करूंगा कि आप इसको बाद में ज़रूर देखें। तो डेफिनेटली आपको भी बहुत ज़्यादा थैंक यू कि आप यहाँ पे थे, और आपने इस चीज़ को अच्छे से समझा, और अगर आप यहाँ है तभी हम यहाँ पे बात कर पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन, और हम अभी फ्यूचर में भी ऐसे और लोगों से बात करेंगे जो आर्टिस्ट है, क्योंकि ये स्प्रेड होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितना सीखोगे उतना आपके लिए अच्छा है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हम फिर लाइव आएंगे। बाय बाय, थैंक यू।